तो कल हमने दो टॉपिक पढ़े थे। एक टॉपिक था हमारा डेटा टाइप, जिसमें हमने फंडामेंटल डेटा टाइप कवर किया था। मैंने आपको बताया था फंडामेंटल डेटा टाइप्स में देर आर 5 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स वी हैव: इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग एंड कॉम्प्लेक्स। एंड आफ्टर दैट हमने ऑपरेटर्स कवर किए थे: अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, एंड देन लॉजिकल ऑपरेटर, एंड देन मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो ये कल हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। हमारे पास अभी एक टॉपिक है, रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। So operator is done. All type of operators covered here. आई डिड नॉट गेट अरविंद व्हाट यू आर सेइंग। ऑपरेटर्स जो है वो सारे कवर्ड हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, एक बिटवाइज ऑपरेटर होता है। कल मैंने आपको याद होगा बताया था, एम्परसेंड साइन। और बिटवाइज ऑपरेटर तब यूज होता है जब हम बिट्स के साथ काम करते हैं। बिट्स मतलब 0 और 1। तो हम बिट्स पे काम नहीं कर रहे, इसलिए बिटवाइज ऑपरेटर हमारे यूज केस में नहीं आते। बाकी के सारे ऑपरेटर। इज देयर एनी यू फाउंड विच वी डिड नॉट कवर? No, no. If anything else, then that we do. सो टॉपिक है रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफायर क्या होता है। जैसे मेरा नाम निशांत है, आप मुझे किससे आइडेंटिफाई करते हैं? मेरे नाम निशांत के थ्रू। उसी तरीके से हम वेरिएबल को एक नाम देते हैं। जैसे मैंने लिखा x = 34, तो हम इस 34 को अभी प्रोग्राम में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इस वेरिएबल के नेम के थ्रू। तो क्या हम नहीं कह सकते कि x यहाँ पर एक आइडेंटिफायर है? बिल्कुल कह सकते हैं। सो द नेम ऑफ वेरिएबल, चाहे वो कुछ भी नेम हम प्रोवाइड करें, द नेम ऑफ वेरिएबल इज नथिंग बट एन आइडेंटिफायर। आगे जाके हम फंक्शन बनाएंगे। जैसे मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया, ऐड यूजर, एक यूजर ऐड करने के लिए। ठीक है, जो भी कोड हम लिखेंगे, जो भी फंक्शन बनाएंगे, इज ए डिफरेंट थिंग। क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, वो सब अलग है। लेकिन हमने इस फंक्शन को एक नाम दिया। वो नाम हमने क्या दिया? ऐड यूजर। अब हम पूरे प्रोग्राम में इस फंक्शन को किसके थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे? इस ऐड यूजर के थ्रू, यानी कि फंक्शन के नाम के थ्रू। तो क्या हम नहीं कह सकते कि ये ऐड यूजर जो हमने फंक्शन को नाम दिया है, ये इस फंक्शन का आइडेंटिफायर है? बिल्कुल कह सकते हैं। तो जो वेरिएबल का नाम होता है वो वेरिएबल का आइडेंटिफायर होता है, जो फंक्शन का नाम होता है वो फंक्शन का आइडेंटिफायर होता है। एक आइडेंटिफायर और हम प्रोवाइड करते हैं, और वो होता है क्लास का नाम। क्लास क्या होती है, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, वो सब एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन जब हम क्लास बनाएंगे तो हम उसको भी तो एक नाम प्रोवाइड करेंगे। जैसे मैंने यहाँ क्लास को नाम दिया स्टूडेंट, कुछ भी नाम हो सकता। तो अब हम प्रोग्राम में इस क्लास को भी इस नाम के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे, इसलिए यहाँ ये इस क्लास का आइडेंटिफायर है। तो हम प्रोग्रामिंग में 3 आइडेंटिफायर प्रोवाइड करते हैं: एक वेरिएबल का नाम, दूसरा फंक्शन का नाम, और तीसरा क्लास का नाम। तो ये जो रूल है ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि ये सिर्फ वेरिएबल नाम के लिए ही रूल है, और ऐसा भी नहीं कि ये सिर्फ फंक्शन के नाम के लिए है। रूल इज फॉर आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर वेरिएबल का नाम भी है, फंक्शन का नाम भी है, एंड क्लास का नाम भी है। That means whenever I will declare a variable, I need to keep in my mind that I need to follow some set of rules. Whenever I will define a function and will provide a name to the function, I will follow those rules. The same will be for the class as well. तो जब भी हम कोई भी आइडेंटिफायर क्रिएट करेंगे, चाहे वो वेरिएबल है, चाहे वो फंक्शन है, चाहे वो क्लास है, हमें ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो अब रूल क्या है?
सबसे पहला रूल कहता है कि कोई भी आइडेंटिफायर को क्रिएट करने के लिए हम सारे स्मॉल एबीसीडी यूज कर सकते हैं और सारे कैपिटल एबीसीडी यूज कर सकते हैं, सारे डिजिट्स भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सिंबल में हम सिर्फ एक ही सिंबल यूज कर सकते हैं और वो है अंडरस्कोर। बाकी का और कोई भी सिंबल हम किसी भी आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकते, चाहे वो स्टार है, डॉलर है, हैज है, डॉट है, ऐसा कोई भी सिंबल किसी भी आइडेंटिफायर, चाहे वो वेरिएबल का नाम है, चाहे वो फंक्शन का नाम है, चाहे वो क्लास का नाम है। तो किसी भी आइडेंटिफायर को क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? स्मॉल एबीसीडी, कैपिटल एबीसीडी, डिजिट्स एंड सिंबल में सिर्फ अंडरस्कोर और कोई सिंबल नहीं। अगर मैं लिखता हूं वेर 45 या वट एवर, आप देखेंगे मैंने जो वेरिएबल का नाम लिया है मैंने उसमें स्मॉल करेक्टर लिया है और डिजिट लिया है, विच इज अलाउड। इसलिए जब मैंने इसको रन किया तो मुझे कोई एरर नहीं आई। लेकिन अगर मैंने इसके बीच में कोई सिंबल लगा दिया या कोई साइन लगा दिया, अब रूल क्या कहता है कि आप कोई भी साइन या सिंबल एक्सेप्ट अंडरस्कोर किसी भी आइडेंटिफायर में नहीं यूज कर सकते। अगर हम यूज करेंगे तो ये एक इनवैलिड सिंटैक्स होगा। देखो, प्रोग्रामिंग में आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से फॉलो करनी पड़ेगी, विच इज सिंटैक्स। क्योंकि अगर आपका सिंटैक्स सही नहीं है तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी नहीं होगा, और अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो हमें सिंटैक्स को लेके तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना है, हम उसमें 1% के लिए भी कहीं भी लैग नहीं कर सकते। बाकी का फिर दूसरी चीज आती है लॉजिक, वो हम धीरे धीरे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा इंप्रूव होगा, लेकिन सिंटैक्स को हम कभी भी नहीं छोड़ सकते। तो पहला रूल क्या कहता है आइडेंटिफायर के लिए? कि हम सारे स्मॉल एबीसीडी, सारे कैपिटल एबीसीडी, सारे डिजिट्स और सिंबल में सिर्फ अंडरस्कोर ही यूज कर सकते हैं। सेकंड रूल कहता है कि हम कभी भी किसी भी आइडेंटिफायर को डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। वी कैन स्टार्ट विद करेक्टर, वी कैन स्टार्ट विद अंडरस्कोर, बट वी कैन नेवर स्टार्ट एनी आइडेंटिफायर विद डिजिट। मैंने लिखा यहाँ पे वेर 23 इज इक्वल टू 90, मैं किससे स्टार्ट कर रहा हूं आइडेंटिफायर को? करेक्टर से। कोई एरर आई आप इसको जब रन करेंगे तो? नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं अंडरस्कोर वेर, कोई एरर आई आप देखेंगे? नहीं। लेकिन जैसे ही मैं यहां पे लिखूंगा वन वेयर, अब मैं किससे स्टार्ट कर रहा हूं? डिजिट से। और हमारा दूसरा रूल क्या कहता है? कि हम आइडेंटिफायर को डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा आप तुरंत देखेंगे इट इज ए इनवैलिड सिंटैक्स। तो हम कभी भी आइडेंटिफायर को डिजिट से स्टार्ट नहीं करते, ये हमारा दूसरा रूल कहता है। तीसरा रूल क्या कहता है? अच्छा, मैं आपको सिर्फ वेरिएबल पे एग्जांपल दिखा रहा हूं, क्योंकि हमें अभी फंक्शन बनाना, क्लास बनाना नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं कि ये रूल सिर्फ वेरिएबल के नाम के लिए, ये मैं पहले ही जस्टिफाई कर चुका हूं, इसलिए ऐसा आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। These rules will be only for the variable name. The rules will be for identifier, not only for the variable name, even for the function name, even for the class name as well. तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल कहता है कि कोई भी एम्बेडेड स्पेस नहीं होना चाहिए। एम्बेडेड स्पेस का मतलब होता है कि अगर एक आइडेंटिफायर में मल्टीपल वर्ड्स आते हैं तो आप उसके बीच में स्पेस नहीं लगाएंगे। जैसे मान लो हमारे पास एक आइडेंटिफायर है जिसमें आता है स्टूडेंट और नेम इज इक्वल टू अमित। द नेम ऑफ आइडेंटिफायर इज स्टूडेंट नेम। मैंने क्या किया? इन दोनों के बीच में स्पेस लगा दिया। दिस इज टोटली अगेन इनवैलिड सिंटैक्स। तो या तो हम इस स्पेस को नहीं लगाएं, अगर हमारे पास मल्टीपल वर्ड का कोई भी आइडेंटिफायर होता है तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? उसके बीच में अंडरस्कोर लगाते हैं, और ये अंडरस्कोर का यहां एग्जैक्टली यूज आता है कि उन दो मल्टीपल वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए हम इस अंडरस्कोर का यूज करते हैं। दिस इज द एग्जैक्ट यूज ऑफ अंडरस्कोर इन आइडेंटिफायर। तो हम इसको लिखेंगे स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू अमित, फिर आप देखेंगे कोई भी एरर नहीं आ रही है। तो हम कभी भी कोई भी स्पेस भी यूज नहीं कर सकते। फोर्थ रूल क्या कहता है? फोर्थ रूल कहता है कि किसी भी आइडेंटिफायर में, जैसे आप देखते हैं कि हर प्रोग्रामिंग के पास अपने खुद के रिजर्व कीवर्ड होते हैं, जिन्हें आप प्री डिफाइंड कीवर्ड बोल सकते हैं, रिजर्व कीवर्ड बोल सकते हैं। जैसे कल आपने पढ़ा कि इफ एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है, सॉरी ट्रू, आपने कल फॉल्स पढ़ा एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है। ऐसे ही बहुत सारे प्री डिफाइंड कीवर्ड हैं पाइथन में, इफ है, एल्स है, फॉर है, व्हाइल है, जो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे।
अब जब वो प्री डिफाइन कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है, यानी कि प्रोग्रामिंग ने अपने लिए रिजर्व किया हुआ है, तब फिर आप उसको एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। तो पाइथन में कितने प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं, कैसे हमें लिस्ट मिलती है, वो एक सेपरेट क्वेश्चन है, आगे आ जाएगा अपने आप से। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से हैं, मैं कौन कौन से पढ़ूंगा, कौन कौन से नहीं पढ़ूंगा, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो मैं सब अपने आप टाइम आने पे आपको समझाऊंगा। तो पाइथन में जितने भी प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं, इट्स अराउंड 38 प्री डिफाइंड कीवर्ड्स इन पाइथन, उनमें से हम किसी को भी एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। भाई इफ एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है जिसे हम यूज करते हैं डिसीजन लेने के लिए। आप सोच के देखो 1 मिनट के लिए, अगर मैं इफ को एक वेरिएबल नाम की तरह यूज कर भी लेता हूं, आप 1 मिनट के लिए सोचो, अगर मैं इसको एक वेरिएबल नेम की तरह यूज करता हूं, तो अगर आगे प्रोग्राम में मुझे डिसीजन लेना होगा और फिर मैं लिखूंगा इफ 3 इज ग्रेटर देन 4, तो अब एक कीवर्ड की तरह इफ यूज होगा या फिर एक वेरिएबल नाम की तरह यूज होगा? तो होगा नहीं होगा कंफ्यूजन। इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए प्रोग्रामिंग कहती है कि भैया जो मैंने अपने लिए रिजर्व कर लिए हैं कीवर्ड, अब आप उनको नहीं यूज कर सकते। आप बाकी का कुछ भी नाम ले सकते हैं, लेकिन मेरा जो रिजर्व है आप उसको यूज नहीं कर सकते। सो इफ यू विल ट्राई टू यूज एनी प्री डिफाइंड कीवर्ड एज एन आइडेंटिफाई, यू विल अगेन गेट इनवैलिड सिंटैक्स एरर। तो ये 4 रूल हैं जो हमें फॉलो करने हैं जब भी हम कोई भी वेरिएबल का नाम देंगे, फंक्शन का नाम देंगे या क्लास का नाम देंगे। हम ये 4 रूल हमेशा फॉलो करके चलेंगे। पहला, हम किसी भी आइडेंटिफायर को बनाने के लिए स्मॉल कैरेक्टर, कैपिटल कैरेक्टर, डिजिट और सिंबल में सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। हम कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं, हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, बट हम कभी भी किसी भी आइडेंटिफायर को डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। स्पेस भी हम कभी भी किसी भी आइडेंटिफायर के यूज में बीच में नहीं यूज करते जब अगर मल्टीपल वर्ड्स है। अगर मल्टीपल वर्ड्स होते हैं तो हम या तो कोई स्पेस नहीं लगाते हैं, और अगर हमें उन्हें सेपरेट करना भी है तो फिर हम ये अंडरस्कोर का यूज करके उनको सेपरेट करते हैं। और जितने भी प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं, हम उनमें से किसी भी कीवर्ड को आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं करते। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक? It's clear. ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में, वैसे प्रिंट एक बहुत ही नॉर्मल फंक्शन है पाइथन में जिसके थ्रू आप वैल्यूज को प्रिंट करते हैं। अब देखो यहां मैं एक चीज आपको बताऊं, जैसे हमने कल लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एडिटर एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आपके प्रोग्राम को एडिट करने का और एग्जीक्यूट करने का। अब हर सॉफ्टवेयर अलग अलग, आप कह सकते हैं, प्रोडक्ट है, तो उसकी अलग अलग फंक्शनैलिटीज भी हैं। जैसे आप देखेंगे कि जुपिटर नोटबुक में हम किसी भी वेरिएबल को प्रिंट कर पाते हैं बिना प्रिंट फंक्शन का यूज किए भी, बट दिस फंक्शनैलिटी विल वर्क ओनली इन जुपिटर नोटबुक। अब सपोज करो मैं एक पाइथन फाइल पे हूं, ठीक है, मैंने यहां एक नेम वेरिएबल डिक्लेयर किया और मैंने लिखा अमित, और फिर मैंने नेम वेरिएबल को प्रिंट किया लेकिन प्रिंट फंक्शन यूज नहीं किया। आप पाओगे कि जब मैं इसको रन करूंगा तो कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, because that functionality will work only in Jupyter Notebook. So to print any variable, the value of that variable, हम हमेशा प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। तो अगर मैं जुपिटर नोटबुक में नहीं भी यूज कर रहा हूं तो इसको लेके आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जुपिटर नोटबुक में हम बगैर प्रिंट के भी वेरिएबल को प्रिंट कर पाते हैं और प्रिंट फंक्शन लगा के भी प्रिंट कर पाते हैं। दिस इज समथिंग विच इज स्पेसिफिक टू जुपिटर नोटबुक ओनली। ठीक है, इससे हमारे कोड पे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट प्रिंट फंक्शन में एक छोटी सी चीज हमें जो पढ़नी है वो ये है कि मान लो अगर मेरे पास में मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, ठीक है, दिस इज जस्ट टू फॉर्मेट द आउटपुट, लाइक नेम है, एज है, एंड सपोज करते हैं सिटी है, ये 3 वेरिएबल्स हैं। तो जब भी हम पाइथन में एक प्रिंट फंक्शन से मल्टीपल वेरिएबल्स को प्रिंट करते हैं तो हम कॉमा से सेपरेट करते हैं कि ये नेम है पहला, फिर एज है और फिर सिटी है, जिस भी ऑर्डर में आपको प्रिंट करने हैं। तो हर वेरिएबल के बीच में आपको कॉमा लगाना है, जस्ट द पार्ट ऑफ सिंटेक्स। तो जब आप इसको रन करेंगे तो अमित आएगा, 23 आएगा, दिल्ली आएगा।
सो तो बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे तो इन वैल्यूज के बीच में हमें स्पेस मिल रहा है। सम टाइम हम आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए ये चाहते हैं कि मुझे इनके बीच में स्पेस नहीं, कॉमा चाहिए, कॉलन्स चाहिए या समथिंग एल्स। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि प्रिंट फंक्शन काम कैसे कर रहा है। तो प्रिंट फंक्शन की आपको डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ेगी। किसी भी फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन देखने के लिए पाइथन हमें एक प्री डिफाइंड फंक्शन देता है विच इज हेल्प। हेल्प फंक्शन से आप किसी भी फंक्शन के बारे में पढ़ सकते हैं कि वो फंक्शन कितने पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा और क्या आपको आउटपुट प्रिंट करके देगा। वो आप हेल्प से पढ़ सकते हैं। एंड हेल्प फंक्शन हर एक एडिटर में काम करेगा। चाहे आप नॉर्मल पीवाई फाइल पे भी काम कर रहे हैं बिना किसी एडिटर के, चाहे आप नोटपैड प्लस प्लस में भी काम कर रहे हैं, आप किसी भी एडिटर के थ्रू काम कर रहे हैं, आप हेल्प फंक्शन को यूज कर सकते हैं। हेल्प फंक्शन कोई भी एडिटर स्पेसिफिक नहीं है। तो अगर मुझे प्रिंट फंक्शन के बारे में पढ़ना है तो मैं कहूंगा हेल्प ऑफ प्रिंट, मतलब मैं कह रहा हूं मुझे हेल्प फंक्शन की प्रिंट फंक्शन की हेल्प दिखाओ। तो इसने बोला कि भाई इसमें कितने कितने पैरामीटर हैं, किस पैरामीटर का क्या यूज है, सब कुछ इसने बताया। लेकिन अगर हम जुपिटर नोटबुक में हैं तो जुपिटर नोटबुक का एक शॉर्टकट भी होता है सेम हेल्प गेट करने के लिए। वो एक पॉपअप की तरह आपको दिखता है, फिर आप उसको क्लोज कर सकते हैं। तो जुपिटर नोटबुक का जो शॉर्टकट होता है विच इज शिफ्ट प्लस टैब। तो मैं बटन प्रेस करूंगा यहाँ पे कर्सर को एंड शिफ्ट प्लस टैब बटन प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे सेम जो ऊपर डॉक्यूमेंटेशन है वही डॉक्यूमेंटेशन मुझे यहाँ दिखाई देगी। लेकिन दिस शॉर्टकट इज स्पेसिफिक टू जुपिटर नोटबुक, बट हेल्प फंक्शन इज नॉट स्पेसिफिक टू जुपिटर नोटबुक। इसे आप किसी भी एडिटर में यूज कर सकते हैं। अब पॉइंट पे वापस आते हैं। तो हमारा पॉइंट क्या था कि इस अमित 23 और दिल्ली के बीच में ये जो स्पेस आ रहा है ये आ कहां से रहा है। अगर मुझे समहाउ ये पता चल जाता है तो मैं कभी आउटपुट को मुझे फॉर्मेट करना पड़े तो मैं कर सकता हूं। वैसे ऐसा बहुत कम जरूरत पड़ती है इसकी, बट लेकिन फिर भी। तो आप पाएंगे कि यहाँ एक पैरामीटर है सेप पैरामीटर। अगर आप इस सेप पैरामीटर की डिफॉल्ट वैल्यू देखेंगे तो ये स्पेस है और क्या कह रहा है, स्ट्रिंग इंसर्टेड बिटवीन वैल्यूज मींस द मल्टीपल वैल्यूज व्हिच यू आर ट्राइंग टू प्रिंट यूजिंग द प्रिंट फंक्शन, व्हाट वैल्यू विल इंसर्ट द default value space will be inserted, and that's why you are getting space between Amit and 23 and 23 and Delhi. The space is coming from this sep parameter. अगर मैं इस sep की वैल्यू को बदल दूं तो फिर स्पेस नहीं आएगा ना, फिर तो मैं जो भी दूंगा वो आने लगेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लगाया कॉमा और मैंने सेप की वैल्यू को बदल दिया। मैंने कहा अब मुझे कॉलम्स चाहिए। Now what will be inserted? The value of sep parameter. What was the default value? Space, which I override with the colons. Now what will be inserted between the values? This time the colons will be inserted, and I will get Amit colons 23 colons Delhi, something like that. So I can write anything here. I can even provide dollar sign, I can write ABC, I can do anything. जो भी आप लिखेंगे वो वैल्यूज के बीच में इंसर्ट होगा। बाय डिफॉल्ट क्या इंसर्ट होता है, स्पेस, जिसे ओवरराइड करके हम कुछ भी दे सकते हैं। खैर हालांकि हमें ये बहुत रेयरली चेंज करना पड़ता है, बट फिर भी अगर आपको कभी जरूरत पड़ती है तो आप सेप को बदल सकते हैं। तो प्रिंट फंक्शन में जो सबसे ज्यादा कॉमनली हम चेंज करते हैं वो होता है एंड पैरामीटर, ये वाला। ये हम सबसे कॉमनली चेंज करते हैं। तो हमें इसको चेंज करने की कब जरूरत पड़ती है, अगर मैं लिखता हूं प्रिंट हेलो और मैं लिखता हूं प्रिंट वर्ल्ड, दो अलग अलग प्रिंट फंक्शन में, तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि हेलो और वर्ल्ड एक ही लाइन में आए, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हेलो पहली लाइन में आए और वर्ल्ड दूसरी लाइन में आए। तो इसमें जो आउटपुट आएगा वो दूसरी पॉसिबिलिटी, यानी कि हेलो अलग आएगा और वर्ल्ड अलग आएगा। कई बार हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि मैं चाहता हूं वर्ल्ड हेलो के बाद ही प्रिंट हो, मतलब उसी लाइन में, नेक्स्ट लाइन में जाके प्रिंट ना हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड अगली लाइन में जाके प्रिंट हुआ है। अब ऐसा क्या सिनेरियो हो सकता है जहां मुझे आउटपुट को उसी लाइन में प्रिंट करना है, अगली लाइन में प्रिंट नहीं करना। तो मान के चलो आपके पास में एक एक्सेल फाइल है या एक सीएसवी फाइल है जिसमें बहुत सारी रो हैं, मान लेते हैं 100 या 1000 या 10,000 रो हैं, एंड एवरी रो कंटेनिंग मल्टीपल कॉलम्स। मान लेते हैं इस एक रो में बहुत सारे कॉलम्स हैं।
तो हम यहां से एक लूप लगाए हैं, एक एक रो हम रीड कर रहे हैं, पहली रो, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो, फिर चौथी रो, और उस एक एक रो को हम प्रिंट कर रहे हैं। तो सपोज करो ये मेरे पास में रो 1 आई पहले, तो रो 1 का जो डेटा है, मान लेते हैं ये पहला कॉलम है जिसमें आईडी है, दूसरा कॉलम है नेम है, तीसरी कॉलम में एज है, और फिर उसके बाद में सिटी है। ऐसे हर रो में बहुत सारी रो हैं, इस हर रो में डेटा है। ये पहली रो का डेटा है, फिर दूसरी का आया, फिर तीसरी का आया, फिर चौथी का आया। ऐसे एक एक रो आपके पास आ रही है और आप उसे प्रिंट कर रहे हो। तो हम फॉर लूप पे ध्यान नहीं देंगे, फॉर लूप कैसे काम करे, क्योंकि फॉर लूप अभी हमने नहीं पढ़ा है। हम सिर्फ प्रिंट की फंक्शनैलिटी पे ध्यान देंगे। तो मैंने लिखा फॉर एक्स इन रो 1, एंड यहां मैंने एक्स को प्रिंट किया। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे डेटा कैसे प्रिंट हो रहा है, एक कॉलम की तरह। लेकिन मुझे ये कैसे प्रिंट करना है, एक रो की तरह। अगर ये कॉलम की तरह प्रिंट होगा तो ये पहली रो है, फिर दूसरी रो कहां जाके प्रिंट होगी, दूसरी रो यहां जाके प्रिंट होगी, इसके नीचे एक और कॉलम की तरह, फिर तीसरी रो यहां जाके प्रिंट होगी। तो आउटपुट तो फॉर्मेटेड नहीं होगा, मतलब एक रीडेबल फॉर्मेट में आउटपुट नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि 101 के बाद अमित यहां आए, 23 यहां पर आए, एंड दिल्ली यहां पर आए। तो ये एक रो हुई मेरी, फिर दूसरी रो यहां पर प्रिंट हो, फिर तीसरी यहां पर, फिर चौथी यहां पर, फिर पांचवी यहां पर। तब डेटा मेरा एक फॉर्मेटेड होगा और फिर उसकी रीडेबिलिटी भी हाई होगी। ये वो सिनेरियो है जहां मैं चाहता हूं कि एक प्रिंट के बाद, यानी कि 10 प्रिंट करने के बाद, जो अमित प्रिंट हो रहा है वो नई लाइन में प्रिंट ना हो, उसी लाइन में प्रिंट हो। दिस इज वेयर आई नीड टू मेंटेन दिस फंक्शनैलिटी, कि भाई हेलो को प्रिंट करने के बाद वर्ल्ड अगली लाइन में नहीं, उसी लाइन में प्रिंट हो। लेकिन इसके लिए मुझे ये समझना होगा ये हो कैसे रहा है। तो जब आप इस एंड पैरामीटर को देखोगे तो इस एंड पैरामीटर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, स्लैश एन। स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन ऑपरेटर। क्या कह रहा है, स्ट्रिंग अपेंडेड आफ्टर द लास्ट वैल्यू, वट एवर इज द लास्ट वैल्यू इन योर प्रिंट फंक्शन, व्हाट स्ट्रिंग विल बी अपेंडेड। तो वो कह रहा है सबसे लास्ट में क्या अपेंड होगा, वो कह रहा है न्यू लाइन ऑपरेटर अपेंड होगा, विच इज स्लैश एन। तो हेलो प्रिंट करने के बाद, क्योंकि पहले प्रिंट फंक्शन की सबसे लास्ट वैल्यू क्या है, हेलो, हेलो प्रिंट करने के बाद क्या अपेंड हुआ, स्लैश एन। और स्लैश एन एक न्यू लाइन ऑपरेटर है, और इसी स्लैश एन की वजह से कर्सर आपका नई लाइन में चला गया। अब जब कर्सर नई लाइन में है तो वर्ल्ड कहां प्रिंट होगा आपका, वर्ल्ड जाके प्रिंट होगा आपका नई लाइन में। इसीलिए सॉरी, वर्ल्ड प्रिंट करने के बाद फिर से स्लैश एन ऐड होगा, और फिर से कर्सर कहां चला जाएगा आपका, नई लाइन में। यानी कि हर प्रिंट फंक्शन के बाद में, बिकॉज ऑफ दैट स्लैश एन, कर्सर ऑटोमेटिकली नई लाइन में चला जाता है। इसलिए जो भी प्रिंट होता है नेक्स्ट, वो नई लाइन में जाके प्रिंट होता है, यानी कि नेक्स्ट लाइन में जाके प्रिंट होता है। अब यहां पे भी यही हो रहा है, पहले 101 आया, 101 प्रिंट हुआ, और उसके पीछे क्या ऐड हुआ, स्लैश एन। उस स्लैश एन से कर्सर नई लाइन में गया, फिर अमित नई लाइन में प्रिंट हुआ। फिर अमित के पीछे स्लैश एन ऐड हुआ, फिर से कर्सर नई लाइन में गया, 23 फिर नई लाइन में प्रिंट हुआ। हर वैल्यू के प्रिंट होने के बाद पाइथन ऑटोमेटिकली, यानी कि आपका प्रिंट फंक्शन ऑटोमेटिकली स्लैश एन, एक न्यू लाइन ऑपरेटर ऐड करता है, और उस न्यू लाइन ऑपरेटर की वजह से कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। जैसे ये सिनेरियो मैंने आपको दिखाया, ऐसे कुछ सिनेरियोज में हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हम उसी लाइन में रहें, नेक्स्ट लाइन में ना जाएं। तो जैसे हमने सेप की वैल्यू को ओवरराइड किया था, वैसे ही हम एंड की वैल्यू को ओवरराइड करेंगे। अब मैंने यहां पे कहा कि मैंने कहा एंड की वैल्यू अब क्या रहेगी, अब मैं ये स्पेस दे सकता हूं, कोई सिंबल दे सकता हूं, कुछ भी दे सकता हूं। तो मैंने क्या दिया, स्पेस। अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि हेलो के पीछे अब क्या एंड होगा, अब स्लैश एन नहीं, क्योंकि एंड की वैल्यू अब स्लैश एन नहीं है, अब क्या है, स्पेस है। तो जब हेलो के पीछे स्पेस होगा तो स्पेस से तो कर्सर नई लाइन में नहीं जाने वाला, इसलिए कर्सर रहेगा अब उसी लाइन में। अब जब कर्सर उसी लाइन में है तो वर्ल्ड कहां प्रिंट होगा, अब आपका वर्ल्ड उसी लाइन में प्रिंट होगा, नेक्स्ट लाइन में जाके प्रिंट नहीं होगा। और इस तरीके से मुझे हेलो और वर्ल्ड एक लाइन में ही मिलेगा। यही चीज मैं यहां करूंगा। मैंने लिखा एंड की वैल्यू को चेंज कर दो। अब यहां पे आप कॉमा लगाओगे तो फिर 101 के पीछे कॉमा ऐड हो जाएगा, कॉलन्स लगाओगे तो कॉलन्स ऐड हो जाएगा, स्पेस लगाओगे तो स्पेस ऐड हो जाएगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्लैश एन है, स्लैश एन से कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाता है, तो मैंने भी क्या ऐड कर दिया, स्पेस। या आप चाहो तो हम कॉमा ऐड कर सकते हैं। तो अभी 101 प्रिंट होने के बाद क्या ऐड होगा, कॉमा, और कॉमा से कर्सर नई लाइन में नहीं जाएगा, इसलिए अमित उसी लाइन में प्रिंट होगा। फिर अमित के पीछे कॉमा ऐड होगा, फिर कर्सर नई लाइन में नहीं जाएगा, तो फिर 23 उसी लाइन में प्रिंट होगा। फिर 23 प्रिंट होने के बाद कॉमा लगा, फिर दिल्ली के बाद भी आप देखेंगे कॉमा लगा, और यहां हमारी वैल्यू ही खत्म हो गई।
इस तरीके से हम सेम लाइन में रह सकते हैं। सो जब भी हमारी रिक्वायरमेंट है कि प्रिंट करने के बाद कर्सर नई लाइन में ना जाए, उसी लाइन में रहे, ताकि नेक्स्ट वैल्यू उसी लाइन में प्रिंट हो सके, उस सिनेरियो में हमें एंड पैरामीटर की वैल्यू को बदलना पड़ता है। किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है? So, निशांत, सेम लाइन में प्रिंट करने के लिए तो दैट इज ओनली द वे, और is there any another way also? No, no, this is the only way. If you want to keep the cursor in the same line to print the next print value, तब हमें एंड को ही बदलना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं एक ही प्रिंट में हेलो वर्ल्ड लिखूंगा तो फिर तो सेम लाइन में रहेगा ही रहेगा, फिर तो नई लाइन में जाएगा ही नहीं। ये तो तब की बात चल रही है जब आप मल्टीपल प्रिंट फंक्शन यूज कर रहे हो। ठीक है, मल्टीपल ऑफ सेम लाइन हाँ, में हमें चाहिए प्रिंट ताकि करने के पहला प्रिंट करने के बाद कर्सर नई लाइन में ना जाए, तो जो अगला प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट हो उसकी वैल्यू उसी लाइन में प्रिंट हो सके, वो नई लाइन में प्रिंट ना हो। उस केस में हम ये करते हैं। ठीक है सर। लिए। ओके ओके। सो आई सी सम साइलेंस टुडे इन सेशन। क्या भाई, मतलब एक सेशन हुआ है हमारा तो अभी लोगों इतना को ठंड शांति। ज्यादा लग गई है निशान, और कुछ हीटर। नहीं। भाई देखो ऐसा है, दिसंबर के, मुझे लगता है 25 दिसंबर के बाद, आप कहाँ रहते हैं इसका मुझे आइडिया नहीं, बट दिल्ली में 25 दिसंबर के आसपास ठंड स्टार्ट हुई है। तब तक गर्मी थी। पूरा नवंबर में दिल्ली वाले लोगों ने एसी और पंखे यूज किए हैं, बिल्कुल भी ठंड नहीं थी यहाँ। अब ये 10-5 हाँ दिन की ठंड है, इसको एंजॉय करने दो। ये 10-5 हाँ, दिन के बाद खत्म ही हो वैसे जाएगी, मकर कुछ नहीं संक्रांति के बचेगा। बाद तो ठंड गायब हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बट सर। ये भी हो सकता है ना कि सारे ध्यान से सुन रहे हैं, इसीलिए सारे चुप है, बहुत कंसंट्रेशन यार से। रजाई में बैठे हुए हैं आराम से, नहीं मूवी की नहीं तरह सर, सुन रहे ऐसा नहीं है एक्चुअली। आप जो टॉपिक अभी इनिशिएट ही किए हैं तो मतलब चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। हैं। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मैं बस, ऐसा होता है ना, देखो, जब हाँ, आप किसी चीज को इंटरैक्टिव बनाने के लिए। इंटरेक्टिव बनाने के लिए, और ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो मैंने कहा कि आपको समझ में आया, सो इफ यू विल जस्ट से हम्म थम्स अप, और आप अगर एक इसमें साइन होता है थम्स अप करने का या हैंड रेज करने का या फिर यस या नो, हम्म। सो इट्स जस्ट द साइन ग्रीन सिग्नल फॉर मी दैट आई कैन कि प्रोसीड हम सारे फर्दर। सुन रहे हैं। ऑब्वियसली, एंड आई कैन प्रोसीड फर्दर। नहीं, तो ये बात सही है सर, रजाई में ही है और बस सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। नहीं, आपका वे ऑफ जो तरीका है वो आप बेटर है, मतलब राइट, मतलब राइट। इतने आराम से, कोई स्पीड नहीं है, आराम से स्लोली स्लोली धीरे धीरे आप समझा रहे हैं, तो मतलब अच्छे से समझ में आ रहा है, तो इसलिए हाँ, बस चलो, सुने जा ये रहे हैं। अच्छी बात है सर, आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए आप यहाँ पर हैं। राइट। चलो आगे पढ़ते हैं। तो प्रिंट फंक्शन मेरा इज सर मेरा क्लियर। क्वेश्चन है, सॉरी। हाँ, मैं सर बताओ। कई बार अभी फंक्शन वर्ड यूज किया, मतलब वेरिएबल तो ये होता है जो हम लोग डिफाइन करते हैं, राइट? एंड यू हैव यूज्ड द वर्ड फंक्शन मेनी टाइम। सो वेरिएबल इज डिक्लेयर टू स्टोर सम वैल्यूज, विवेक। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई डेटा है, कोई इंफॉर्मेशन है, उसको स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। फंक्शन होता है कोई एक टास्क परफॉर्म करने के लिए, जैसे मान लो मुझे एक कोड लिखना है और उस कोड को मुझे बार बार रीयूज करना है। जैसे एक मान लो मुझे ऐड यूजर करने का, मान लो मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जिससे मैं एक सिस्टम पे एक यूजर ऐड कर पाऊं, लेकिन वो सिस्टम पे यूजर ऐड करने के लिए मान लेते हैं मैं 4 लाइन का कोड लिखता हूं। अब ये 4 लाइन का कोड एक यूजर ऐड करने के लिए यूज होता है, बट मान लो मुझे अपने पूरे के पूरे प्रोग्राम में 8 या 10 यूजर ऐड करने हैं, तो ये 4-5 लाइन का कोड मुझे 8-10 बार लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा? तो मैं क्या कर सकता हूं, इन 4 या 5 लाइंस को एक फंक्शन में डिक्लेयर कर सकता हूं, और उस फंक्शन को बार बार फिर मैं जहां भी जरूरत होगी पूरे थ्रू आउट प्रोग्राम में, मैं उसको रीयूज कर सकता हूं। तो फंक्शन होता है एक ब्लॉक ऑफ कोड, ताकि हम उस कोड को बार बार रीयूज कर पाए, टू गेट द रीयूजेबिलिटी, ताकि मुझे अपने पूरे प्रोग्राम में वो कोड बार बार लिखना ना पड़े। जैसे प्रिंट है, डेफिनेटली कुछ कोड लिखा होगा उसके अंदर टू प्रिंट योर आउटपुट ऑन स्क्रीन।
क्या हमको वो कोड बार बार लिखना पड़ रहा है? नहीं ना, हम बार बार प्रिंट फंक्शन का यूज करके उस कोड को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं और अपनी वैल्यूज को प्रिंट कर पा रहे हैं। तो फंक्शन होता है एक टास्क परफॉर्म करने के लिए, और वेरिएबल होता है कुछ डेटा रखने के लिए, ताकि मैं उस डेटा को बार बार प्रोग्राम में यूज कर सकूं। ठीक है, उस पर्टिकुलर कोड में, राइट, उस जो भी स्क्रिप्ट हम लिखेंगे उसमें डिफाइन करते हैं बिल्कुल। वेरिएबल। या ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास में इनपुट फंक्शन टू गेट द इनपुट फ्रॉम द यूजर। पाइथन में एक इनपुट फंक्शन है जिससे हम यूजर से वैल्यू रीड कर सकते हैं। जो भी मैसेज आपको यूजर को देना है वो हम इनपुट फंक्शन के अंदर से देंगे। मान लो मैं कोई वैल्यू ही ना दूं, तो अब एक इनपुट बॉक्स तो आया, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा मुझे क्या एंटर करना है? आईडी एंटर करनी है, या नेम एंटर करना है, या एज एंटर करना है, क्या एंटर करना है? अच्छा इसलिए निशांत, वन मोर क्वेश्चन। जो इंडेंटेशन हम करते हैं उसका भी हमें ख्याल रखना पड़ता है, राइट? हाँ, वो अभी आएंगे इंडेंटेशन टॉपिक पे भी हम। अच्छा अच्छा, ओके इफ एल्स से पहले इंडेंटेशन कवर करेंगे। ओके। सो पुरुषोत्तम, लास्ट कॉमा विल नॉट बी रिमूव्ड। अगर आपको कॉमा नहीं चाहिए तो एक याद होगा, लास्ट में नहीं चाहिए, वी कैन गो विद द सेपरेटर। हम कॉमा लगाएंगे एंड यू विल बी एबल टू सी द कॉमा सेपरेट। वो लास्ट वाला अगर आप यहाँ पे जो भी वैल्यू रखोगे दैट विल बी ऑलवेज इन द एंड, उसे आप नहीं हटा सकते, क्योंकि हर वैल्यू के प्रिंट होने के बाद वो उसको ऐड करेगा ही करेगा। तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाले कॉमा आए और ये वाला कॉमा नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए वैसे एंड कॉमा लगाने के लिए नहीं यूज होता है, एंड रहता है उसी लाइन में प्रिंट करने के लिए, तो हम स्पेस ज्यादातर यूज करते हैं। बट आप लास्ट वाले कॉमा को सिर्फ हटाना चाहते हैं एंड के केस में, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है सर। सो इनपुट फंक्शन में हमें जो भी मैसेज यूजर को प्रॉम्प्ट करना है वो हम इनपुट फंक्शन के अंदर से प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने लिखा एंटर इन नंबर। नाउ अभी क्या होगा, यूजर को एक प्रॉपर मैसेज मिलेगा कि उसको एंटर क्या करना है, इसलिए मैसेज देना बहुत जरूरी है। तो मैंने लिखा एंटर ए नंबर, वट एवर नंबर आई विल एंटर विल बी असाइन टू द एक्स वेरिएबल, क्योंकि हमने इनपुट फंक्शन को किसके इक्वल में रखा है? एक्स वेरिएबल के। अब आप जब एक्स वेरिएबल को प्रिंट करोगे तो इसमें आपको 45 मिलेगा। इसी का यूज करके हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, बहुत ही सिंपल सा है इनपुट फंक्शन। हमने एक्स लिया और वाई लिया, दो वेरिएबल्स हमने यूजर से दो वैल्यू मांगी है, हमने दोनों को एक्स और वाई वेरिएबल को असाइन किया है। फिर मैंने सिंपली लिख दिया है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स और वाई को ऐड करके जो भी रिजल्ट आए उसे z वेरिएबल को असाइन करो, और हमने यहाँ z वेरिएबल को प्रिंट कर दिया है। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं तो पहला इनपुट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। इट विल आस्क यू टू एंटर द नंबर। सपोज करो मैंने 2 एंटर किया, नाउ द 2 विल बी असाइंड टू द एक्स वेरिएबल। अभी दूसरा वाला एग्जीक्यूट हो रहा है, अब वो हमसे बोल रहा है एक और नंबर एंटर करने के लिए। मैंने 3 एंटर किया तो 3 किसके पास जाएगा? y के पास, यानी कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। जब आप 2 + 3 करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 5। z की वैल्यू कितनी होगी? 5, यानी कि आउटपुट कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ आउटपुट कितना आने वाला है? 23। अब यहाँ मेरे माइंड में कई सारे क्वेश्चन उठ जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि यार यहाँ 5 आना चाहिए था, 23 क्यों आ रहा है? ये मुझे पता होना चाहिए। दूसरा ये कि चलो मुझे पता चल गया 5 आएगा कैसे, मुझे तो 5 चाहिए, 23 नहीं चाहिए। तो ये हो क्यों रहा है और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हमें सीखना है। तो ये हो क्यों रहा है इसको समझने के लिए आपको इनपुट फंक्शन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब यहां मैं आपको एक और चीज बताऊं, पाइथन में देखो प्रोग्रामिंग में दो तरीके की टाइप कास्टिंग होती है, एक इम्प्लीसिट और एक एक्सप्लिसिट। बहुत सारी प्रोग्रामिंग में इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग होती है। इम्प्लीसिट मतलब ऑटोमेटिकली टाइप कास्ट करती है बहुत सारी प्रोग्रामिंग। जैसी वैल्यू आप देते हैं एज ए इनपुट अपने प्रोग्राम को, वो उनको ऑटोमेटिकली टाइप कास्ट कर लेता है। जैसे जावा देखेंगे आप या कुछ और प्रोग्रामिंग्स में आप जाएंगे तो। लेकिन पाइथन में इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग नहीं होती है, पाइथन में एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है। यानी कि पाइथन प्रोग्राम को जब हम कोई भी इनपुट देते हैं, नॉट ओनली इनपुट फंक्शन के थ्रू, कई सारे और भी तरीके होते हैं इनपुट देने के, वो धीरे धीरे आप आगे पढ़ेंगे। तो प्रोग्राम में, पाइथन प्रोग्राम को हम जब भी कोई इनपुट देते हैं
तो वो उसको हमें ऑटोमेटिकली टाइप कास्ट करके नहीं देता, हमें यहां अलग से टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। इसीलिए हम पाइथन प्रोग्रामिंग में बोलते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग में टाइप कास्टिंग इम्प्लीसिट नहीं होती, एक्सप्लिसिट होती है। अब पहले यहां समझ के देखो, मैंने यहां इसको रन किया और मैंने एंटर किया 34। 34 किस टाइप की वैल्यू? इंटीजर, हम सब जानते हैं। तो टाइप ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? लेकिन आप देखेंगे कि टाइप ऑफ एक्स इंटीजर नहीं, स्ट्रिंग आ रहा है। अच्छा, ये सिर्फ इंटीजर के लिए ही नहीं है, अगर मैं फ्लोट वैल्यू एंटर करूंगा वो भी स्ट्रिंग में आ रही है, मैं बुलियन वैल्यू एंटर करूंगा वो भी स्ट्रिंग में आ रही है। मैं किसी भी टाइप की वैल्यू एंटर करूं, इनपुट फंक्शन आपको उसको हमेशा स्ट्रिंग में ही रिटर्न करके देगा, बिकॉज इट इज प्री डिफाइंड। ये प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटी है इसकी, हम इसको नहीं बदल सकते क्योंकि ये प्री डिफाइन है। मैंने बताया जैसा आपको, पाइथन प्रोग्रामिंग में टाइप कास्टिंग ही एक्सप्लिसिट होती है, इम्प्लिसिट होती ही नहीं है। तो वो ऑटोमेटिकली आपको उस टाइप के अकॉर्डिंग नहीं दे सकता, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा उस टाइप के अकॉर्डिंग। तो इनपुट फंक्शन से जब कोई भी वैल्यू हम रीड करते हैं तो वो एज एन स्ट्रिंग आती है, एज एन इंटीजर, एज एन फ्लोट और एज एन बुलियन नहीं आती। अब आप कहेंगे एज एन स्ट्रिंग आती है, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे ये फर्क पड़ता है कि स्ट्रिंग वैल्यू के बीच में हम कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा, जब मैंने 2+3 किया तो वो कॉन्कैटिनेट हो गया क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग वैल्यू है, इसलिए 23 आया। अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं हुआ, मुझे तो अर्थमेटिक ऑपरेशन करना था। स्ट्रिंग वैल्यू के बीच में अर्थमेटिक ऑपरेशंस नहीं होते हैं, इसलिए मैं इस टाइप के अकॉर्डिंग आगे प्रोग्राम में प्रोसीड नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब इन वैल्यूज को एक्सप्लिसिटली अलग से टाइपकास्ट करना पड़ेगा। इसलिए यहां मेरा सबसे मेन अब टॉपिक जो आता है वो क्या है? टाइपकास्टिंग। टाइपकास्टिंग क्या होता है? कन्वर्ट करना एक टाइप से दूसरे टाइप में, उसे हम लोग टाइपकास्टिंग बोलते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है हमारे सामने, पहले ये समझते हैं। प्रॉब्लम ये है कि पाइथन में इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग नहीं होती, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है। जब भी हम अपने प्रोग्राम को इनपुट देते हैं किसी भी तरीके से, चाहे इनपुट फंक्शन से या और भी तरीके से, वो हमेशा हमें उस वैल्यू को एज एन स्ट्रिंग ही देता है। अब जब हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू आती है तो वो इंटीजर, लेकिन आ रही है स्ट्रिंग टाइप में, तो मैं उसके साथ अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकता। ये मेरे सामने प्रॉब्लम है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि हम इन वैल्यूज को अपनी तरफ से टाइपकास्ट करें, यानी कि हम इनको कन्वर्ट करें इनके रेस्पेक्टिव टाइप में। इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर टाइप में, फ्लोट वैल्यू है तो फ्लोट टाइप में, और स्ट्रिंग वैल्यू है तो स्ट्रिंग में तो ऑटोमेटिकली है ही, यानी कि बुलियन वैल्यू है तो बुलियन टाइप में। तो उसके रेस्पेक्टिव टाइप में उसको टाइपकास्ट करें, फिर हम फर्दर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करें। तो इसलिए हमारे पास टॉपिक अभी क्या आता है? टाइपकास्टिंग। ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया? यस। एक बार पता है शॉर्ट में। शॉर्ट में ये एज है कि एज पर पाइथन में दी, तो अभी आपने जो बताया इसके अकॉर्डिंग ये है कि जो भी पाइथन में कोड रन होगा वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टेक्स्ट में रहेगा। नो नो न्यूमेरिक नो भी नो नो अगर नो हमें नो नो नो, यू आर टोटली रॉन्ग ऑन पाथ। आई एम सेइंग दैट जो पाइथन प्रोग्राम को इनपुट देंगे वैल्यूज, ओके, इनपुट की बात हो रही है। ओके, इनपुट की, इफ आई एम सपोज राइटिंग x इज इनपुट इक्वल टू 78, यहां आपने इनपुट नहीं दिया है, यहां आपने x को डिक्लेयर कर दिया, इट्स नॉट इनपुट। इनपुट का मतलब है प्रोग्राम जब रन हो रहा है तब आप उसको वैल्यू फीड कर रहे हैं, विच इज एन इनपुट। x इज इक्वल टू 78 मैं पहले से ही लिख रहा हूं, दिस इज नॉट इनपुट। ये तो हमारे प्रोग्राम के अंदर पहले से ही है। तो जो वैल्यू हमारे प्रोग्राम के अंदर पहले से उसका टाइप तो इंटीजर है, उसे टाइपकास्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो वैल्यू मैं रन होते टाइम उसको दे रहा हूं वो मेरे प्रोग्राम का इनपुट है। वो जो इनपुट हम दे रहे हैं रन टाइम पे, वहां उसका टाइप इंटीजर में हमें नहीं मिलेगा, उसको हमें टाइपकास्ट करना पड़ेगा। ठीक है? गुड सर, थैंक यू। तो वो कैसे टाइपकास्ट करेंगे वो अभी डिस्कस करेंगे। मुझे आप 5 मिनट दो, मैं अभी आया, और फिर मैं आपको कुछ और सिनेरियोज समझाऊंगा जहां मैं टाइपकास्टिंग की और जरूरत पड़ती है, तब फिर हम टाइपकास्टिंग पढ़ेंगे। जस्ट गिव मी 5 मिनट।
चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया एक सिनेरियो जहां हमें टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ती है। जब भी हम पाइथन प्रोग्राम को कोई भी इनपुट प्रोवाइड करते हैं, वो इनपुट वैल्यू इंटीजर है या फ्लोट है, वो उसके रेस्पेक्टिव टाइप में नहीं होती, तो हमें उसको अलग से टाइप कास्ट करना पड़ता है। दूसरा, कोई एक टेक्स्ट फाइल की अगर हम बात करें, दिस इज स्पेसिफिक टू टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल में क्या होता है ना, डेटा टाइप्स नहीं होते। अगर आप एक एक्सेल फाइल में, तो एक्सेल फाइल में आप देखेंगे कॉलम का आप टाइप दे सकते हैं कि भाई इसमें नंबर टाइप की वैल्यू है, इसमें डेट टाइप की वैल्यू है। तो एक्सेल में तो टाइप उसके अकॉर्डिंग मेंटेन हो जाता है, सीएसवी में भी हो जाता है। लेकिन जब आप एक टेक्स्ट फाइल को देखते हैं, तो टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, टेक्स्ट फाइल में हर डेटा टेक्स्ट की तरह ही माना जाता है। इवन अगर उसमें कोई एक टीजर डेटा भी है, कोई एक फ्लोट डेटा भी है, तब भी वो टेक्स्ट डेटा की तरह ही माना जाएगा। तो अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक टेक्स्ट फाइल है, और उस टेक्स्ट फाइल में अगर मेरे पास एक इंटीजर डेटा रखा है, और अगर हम उसको रीड करते हैं, ठीक है, हम टेक्स्ट फाइल में से डेटा कैसे रीड करते हैं वो तो अभी हम जब फाइल रीडिंग राइटिंग पढ़ेंगे तब आगे समझेंगे। लेकिन मेन गोल ये है कि, एंड मैं पहले ही भी जस्टिफाई कर रहा हूं, दिस इज स्पेसिफिक टू टेक्स्ट फाइल ओनली, नॉट स्पेसिफिक टू अदर टाइप ऑफ फाइल। ठीक है, तो जब आप, एक मिनट रुको, एक कॉल है। तो दिस इज स्पेसिफिक टू टेक्स्ट फाइल ओनली, क्योंकि एक्सेल फाइल में, सीएसवी फाइल में या अदर टाइप की फाइल में डेटा टाइप मेंटेन हो जाता है। लेकिन टेक्स्ट फाइल में डेटा टाइप मेंटेन नहीं हो पाता, क्योंकि टेक्स्ट फाइल में जब भी आप कोई भी डेटा रखते हैं, तो वो उसको स्ट्रिंग ही कंसीडर करता है, वो उसको इंटीजर या फ्लोट नहीं रखता। जैसे मैंने अभी वहां फाइल में इंटीजर रखा है वैल्यू, अगर मैं उसको रीड करूंगा तो पाइथन में वो एज एन इंटीजर मेरे पास नहीं आएगा, मेरे पास में एक स्ट्रिंग वैल्यू की तरह आएगा। और मैंने आपको बताया स्ट्रिंग वैल्यू के साथ हम कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकते। अगर मुझे अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है तो मुझे यहाँ फिर से टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो फाइल को ओपन करेंगे, हम फाइल का नाम और उसका पाथ प्रोवाइड करेंगे, फाइल कौन सी लोकेशन पर है। तो मेरा ये लोकेशन है, व्हाट वाज दैट फोल्डर, पाइथन टेस्ट, एंड द फाइल नेम इज न्यू फाइल डॉट txt। ठीक है, एंड देन डॉट रीड, उसका डेटा रीड करने के लिए। अब इसको छोड़ दो प्रोग्राम को कि हमने फाइल को कैसे ओपन किया, कैसे रीड किया, ये फाइल हैंडलिंग में मैं आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। आप सिर्फ ये देखो कि हमारे पास x में क्या वैल्यू आई। तो 23 हमने फाइल में रखा था, 23 आया। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप बात है कि इस x का टाइप क्या आया। तो आप देखोगे तो x का टाइप स्ट्रिंग आया, इंटीजर नहीं आया। मतलब ये दूसरा सिनेरियो है जहां मुझे टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ेगी। मेरा कहने का सीधा सीधा सा मतलब यह है कि ऐसे हजारों सिनेरियो हो सकते हैं पूरे प्रोग्राम के अंदर जहां आपको टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ेगी। कहां जरूरत पड़ेगी, जहां भी वैल्यू मुझे उसके रेस्पेक्टिव टाइप में नहीं मिल रही, वहां हर एक जगह पे मुझे उसको टाइप कास्ट करना ही पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है, मेरे पास कहीं से कोई वैल्यू आ रही है, वो फाइल से आ रही है, किसी फंक्शन से आ रही है, किसी इनपुट से आ रही है, किसी कमांड से आ रही है, कहीं से आ रही है मेरे पास एक वैल्यू। अगर वो उसके रेस्पेक्टिव टाइप में नहीं आ रही है, तो आगे प्रोसीड करने के लिए मुझे उसको टाइपकास्ट करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सिंपल सा रूल बस मुझे याद रखना है। अगर मान लो ऐसे मैं दो यूज केस रट लूंगा, तो फिर मैं सोचूंगा कि इन दो में ही करना है, बट ये सच नहीं है ना।
सच ये है कि ऐसे सिनेरियो तो बहुत सारे हो सकते हैं पूरे प्रोग्राम के अंदर, जितना भी हम बनाएंगे, जब भी लिखेंगे हम लॉजिक आगे, उसमें ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। तो याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि जहां भी वैल्यू मुझे उसके रेस्पेक्टिव टाइप में नहीं मिले, मुझे बस उसी जगह पे उसको टाइप कास्ट करना है। सिंपल सा फंडा बस। चलो मैं आपको एक और सिनेरियो दिखाता हूं। तो हम पाइथन प्रोग्राम से कोई भी विंडो स्पेसिफिक कमांड भी एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम कमांड कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं आप उस पर आज ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वो प्रोग्राम आपको समझ में नहीं आएगा। उसके लिए अभी आपको बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। तो ध्यान क्या देना है? सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा दिखाता हूं कि मैं क्या कमांड एग्जीक्यूट करने वाला हूं। तो एक सिंपल सी, देखो मैं विंडो की कमांड यहां से नहीं चला सकता क्योंकि मैक पे विंडो कमांड सपोर्टेड नहीं है। बेस की कमांड ये सपोर्ट करता है, तो मैं बेस की कमांड दिखाऊंगा। बाकी का आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आप कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई सी भी। तो बेस की एक कमांड होती है df-h करके, जिससे आप ये देख पाते हैं कि कितनी ड्राइव है, उसका क्या यूजेज है, ये सब कुछ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो माउंट पॉइंट हमारा रूट है, उसका ये जो आई यूज्ड दिखा रहा है, ये जो वैल्यू है 52,144, ये जो साइज है, ये आप देखेंगे एक इंटीजर वैल्यू है। मान लो एक प्रोग्राम मुझे बनाना है, मैंने कहा आई यूज्ड वैल्यू अगर इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से बड़ी होगी तो फिर हम एक नई ड्राइव बना देंगे, या एक नोटिफिकेशन मेल भेज देंगे, या कुछ टास्क परफॉर्म करेंगे, वो एक अलग क्वेश्चन है। पर मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू मैं कैसे उठा के ला रहा हूं, उसको भी आप इग्नोर कर देंगे। बस ध्यान क्या देना है कि ये जो वैल्यू आई, इसका टाइप क्या आया, क्योंकि ये सब कुछ अभी हम पढ़ने वाले हैं, पहले सेशन में तो नहीं पढ़ सकते ना। तो पाइथन में एक मॉड्यूल होता है, वो है सब, हमें तो ये भी नहीं पता मॉड्यूल क्या होता है, इंपोर्ट क्या है, ये सब नहीं पता, इसलिए इस सबको भी छोड़ देते हैं। तो इस प्रोग्राम को प्लीज इग्नोर मार दो अभी के लिए। ये सब क्या लिखा हुआ है इसको छोड़ दो, सिर्फ इतना ध्यान दो कि वैल्यू क्या आई हमारे पास में। तो आप देखोगे वही वैल्यू आई जो हमें चाहिए थी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि इस वैल्यू का टाइप क्या आया। अगर जब हम इस वैल्यू का टाइप देखेंगे तो हमें मिलेगा कि इस वैल्यू का टाइप हमें स्ट्रिंग में मिल रहा है, इंटीजर में नहीं मिल रहा। यानी कि यहां भी मुझे टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ेगी, तभी मैं इस वैल्यू को किसी इंटीजर वैल्यू से कंपेयर कर पाऊंगा। मान लो मैंने एक थ्रेशोल्ड वैल्यू ली यहाँ पे, और वो थ्रेशोल्ड वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू है, और ये जो वैल्यू अभी हमारे पास में है ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूं कि इफ द वैल्यू ऑफ टी इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू देन डू दिस, अगर मान लो मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूं कंडीशन में, तो अब एक इंटीजर वैल्यू है और एक स्ट्रिंग वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो देखो एरर क्या आ रही है कि भाई ये ऑपरेटर इंटीजर और स्ट्रिंग वैल्यू के बीच में आप नहीं लगा सकते। यानी कि जब तक मैं इस वैल्यू को टाइप कास्ट नहीं कर लूंगा तब तक आगे का काम नहीं होगा। मेरा सिंपल सा ये तीनों एग्जाम्पल में से समझाने का आपको यही है कि जहां जहां भी वैल्यू आपको उस पे रेस्पेक्टिव टाइप में नहीं मिल रही है, उस हर जगह पर हमको टाइप कास्टिंग करनी है। टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं वो अब हम पढ़ेंगे। बट अगर अभी तक आपका कोई क्वेश्चन या डाउट है, फील फ्री टू डिस्कस। नहीं सर। चलो, सो टाइप कास्टिंग इज नथिंग, सिंपली कन्वर्टिंग फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप। कितने डेटा टाइप पढ़े थे हमने? 5 पढ़े थे। एक इंटीजर था, दूसरा फ्लोट था, तीसरा बूलियन था, फिर स्ट्रिंग था हमारे पास में, और कॉम्प्लेक्स था।
ऐसे हमारे पास में 5 फंडामेंटल डेटा टाइप्स थे। इन पांचों की ही टाइप कास्टिंग हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंटीजर की बात करते हैं। तो पाइथन में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि जिसमें आपको टाइप कास्ट करना है उसी के नाम से फंक्शन है। कोई नया फंक्शन भी याद करने की आपको जरूरत नहीं है। मतलब इंटीजर के लिए इंट फंक्शन है, फ्लोट के लिए फ्लोट है, बूल के लिए बूल है, स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग है और कॉम्प्लेक्स के लिए कॉम्प्लेक्स है, उसी के नाम से फंक्शन है। एक्स वो वैल्यू है जिसे हम इंट फंक्शन में पास करेंगे और ये उसको कास्ट करेगा। तो क्या सिनेरियो रहेगा? सबसे पहले सिनेरियो की बात करते हैं। तो जो इंटीजर वैल्यू है वो तो इंटीजर है ही। अब मैंने इंटीजर में पास की मान लो फ्लोट वैल्यू, विच सपोज करो 34.5। तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? ये मुझे रिटर्न करेगा 34, विच विल बी इंटीजर वैल्यू। ये नोट पॉइंट पर्पज के लिए है कि मैं इंट फंक्शन में क्या पास करूंगा, क्या आउटपुट आएगा। वैसे कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे, a is equal to 34.5. Now what will be the type of a? The type of a will be float, हम सब जानते हैं। अब इसको कैसे टाइप कास्ट करेंगे? b is equal to int of a। क्या कह रहा हूं मैं? इसका मतलब कि a को इंटीजर में कन्वर्ट करो और किसको साइन कर दो? b वेरिएबल को। अब जब आप वैल्यू ऑफ b देखोगे एंड जब आप टाइप ऑफ b देखोगे तब आपको मिलेगा कि वैल्यू ऑफ b, इसको प्रिंट को हटा देता हूं मैं यहां से, तो ये नन नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये 34 है और अब इंटीजर टाइप की वैल्यू है। राउंडिंग नहीं करेगा, फ्रैक्शन से पहले की वैल्यू आपको रिटर्न करके देगा। अगर ये 3.34.9 भी होगा तो भी 34 ही आएगा, ये 35 में उसको कन्वर्ट नहीं करेगा। तो हम किसी भी फ्लोट वैल्यू को भी इंटीजर में टाइप कास्ट कर सकते हैं। ये सबसे पहला यूज केस है। सेकेंड यूज केस आता है बुलियन के लिए। आपने पढ़ा बुलियन में दो वैल्यू, एक ट्रू और एक फॉल्स। अभी आपको याद होगा, तो ये भी याद होगा कि ट्रू का इनिशियल वैल्यू इंटीजर क्या होता था? 1, और फॉल्स का इनिशियल नंबर क्या होता था? 0। तो अगर मैं इंट में ट्रू पास करूंगा तो आउटपुट 1 आएगा, और अगर मैं फॉल्स पास करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। तो अगर मान लो मैं यहां पर ट्रू लिख देता हूं तो ये मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, एंड द टाइप इज इंटीजर। यानी कि हम बुलियन वैल्यू को भी इंटीजर टाइप में टाइपकास्ट कर सकते हैं। तीसरा यूज केस आता है स्ट्रिंग के लिए, जिसका भी हमने डिस्कस किया। मतलब स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करना। हमको जो वो वैल्यू मिल रही थी वो स्ट्रिंग टाइप में मिल रही थी, उसको हमको इंटीजर टाइप में टाइपकास्ट करना था। तो मैंने यहाँ इंटीजर में एक स्ट्रिंग वैल्यू पास की। जब हम किसी भी वैल्यू को कोटेशन मार्क्स में रखते हैं तो वो स्ट्रिंग ही कंसीडर होती है। तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा? 34। बट वो 34 कैसे रिटर्न होके आएगा? एज एन स्ट्रिंग, सॉरी इंटीजर। तो अगर मैं यहाँ 34 को कोटेशन मार्क्स में लेता हूं तो टाइप ऑफ ए विल बी नथिंग बट स्ट्रिंग। The same way, what I'm saying, convert a into integer type and assign to the b variable. Now, what is the value of b variable? 34. What is the type of b now? It is integer type of value. जो हम कर रहे थे यहाँ पे, ये वाला टास्क, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? मैंने लिखा y is equal to integer of x। मैंने कन्वर्ट किया उसको इंटीजर में और y को दे दिया। ना व्हाट इज द टाइप ऑफ y, ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। रन करते हैं प्रोग्राम को। मैंने एंटर किया 45। 45 किसके पास जाएगा? x वेरिएबल के पास। फिर x वेरिएबल को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसको असाइन कर रहे हैं? y वेरिएबल को। नाउ फिर चेक करें कि भाई अब y का टाइप क्या है और वैल्यू ऑफ y क्या है। नाउ वी कैन सी द टाइप ऑफ y इज नथिंग बट इंटीजर, द वैल्यू ऑफ y इज नथिंग बट 45। अब हम इस y के साथ में कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी इस प्रोग्राम को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा आगे पढ़ के आते हैं, फिर इस पर वापस आके इस प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे। जब भी स्ट्रिंग टू इंटीजर कास्ट करेंगे तो एक रूल आपको हमेशा याद रखना है। स्ट्रिंग टू इंटीजर वही वैल्यू कास्ट हो सकती है जो बेस 10 वैल्यू है। अगर आप जानते हैं तो बेस 10 वैल्यू सिर्फ वही होती है जिसमें 0 to 9 डिजिट होता है। यानी कि स्ट्रिंग टू इंटीजर सिर्फ वही वैल्यू टाइप कास्ट हो सकती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिजिट है। ऐसी कोई भी वैल्यू इंटीजर स्ट्रिंग टू इंटीजर टाइपकास्ट नहीं हो सकती जिसमें कोई सिंबल है या जिसमें कोई करेक्टर है। अगर ऐसी कोई भी वैल्यू जिसमें कोई सिंबल है या करेक्टर है उसे आप टाइपकास्ट करोगे तो आपको एरर आएगी। इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10। 34a is not base 10 value. You cannot typecast this. First you have to remove a, then only you will be able to typecast this. How to remove a will be covered in the topic of a string. जब हम string पढ़ेंगे तब सीखेंगे कि string में से किसी भी कैरेक्टर को कैसे हटा सकते हैं। वो एक अलग क्वेश्चन है।
लेकिन अभी के लिए हमको क्या याद रखना है कि हम सिर्फ स्ट्रिंग टू इंटीजर वही वैल्यू टाइप कास्ट कर सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिजिट है। अगर उसमें कोई सिंबल हुआ, सपोज करो आपके पास है $34, it just suppose price and you are representing this with dollar, then this value cannot be typecasted. तो हमको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि हम स्ट्रिंग टू इंटीजर वही वैल्यू टाइप कास्ट कर पाएंगे जिसमें सिर्फ बेस 10 वैल्यू है, यानी कि 0 to 9। द फोर्थ सिनेरियो फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी इंटीजर में टाइपकास्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक इमेजिनरी वैल्यू होती है। कल मैंने आपको बताया था, जब भी आप कन्वर्ट करोगे वो आपको एरर देगा, चाहे आप इमेजिनरी अपनी तरफ से ही क्यों ना लो। तो अगर मान लो मेरे पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3+4j, अगर मैं ये कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, कैन नॉट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टू इंटीजर। कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होते। फ्लोट को कन्वर्ट कर सकते हैं, बूलियन को कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग को भी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग में हमें याद रखना है कि हम सिर्फ उसी वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिजिट है, और कॉम्प्लेक्स को कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब अगर हम वापस जाएं और यहां पे जाके चेक करें अपने उस प्रोग्राम को जहां में आउटपुट 5 चाहिए था, अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इस गलत वाले प्रोग्राम को भी रहने देता हूं, इसके दो वर्जन में मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। पहला वर्जन है कि हम लिख रहे हैं a इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ x एंड b इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ y, और फिर हम लिख रहे हैं z इज इक्वल टू a प्लस b, यानी कि हमने x और y को कन्वर्ट किया इंटीजर में, a और b वेरिएबल को दिया है, और उसके बाद फिर हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। Now if I will enter 2 and 3, the 2 will assign to x and the 3 will assign to y. We are typecasting into integer and then we are doing a plus b and the output will be 5. लेकिन इसी प्रोग्राम को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ दो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स लेने की बजाय, दो एक्स्ट्रा लाइन का कोड लिखने की बजाय मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस इनपुट फंक्शन को इंट फंक्शन के अंदर से कॉल कर सकता हूं। प्रोग्रामिंग का एक रूल होता है कि जब भी आप किसी भी इनर फंक्शन को आउटर फंक्शन, मतलब किसी भी आउटर फंक्शन के अंदर से इनर फंक्शन को आप कॉल करते हैं, तो पहले इनर फंक्शन कॉल होता है, फिर आउटर फंक्शन कॉल होता है। तो पहले इनपुट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, इट विल आस्क यू टू एंटर नंबर, you will enter some number, and then this number will be assigned to the int function. Now int function will cast that and will directly assign to the x variable. तो मतलब वैल्यू आएगी, सीधा टाइप कास्ट होगी और सीधा x के पास जाएगी। अब मुझे a और b दो वेरिएबल अलग से नहीं लेने पड़ेंगे, और ना ही मुझे दो लाइन का और कोड लिखना पड़ेगा। अब मैं ये डायरेक्टली कर सकता हूं, एंड आई विल गेट 9। हम टेक्निकली एक ही लाइन में इस तरीके से लिखते हैं, ये हमारे लिए शॉर्ट रहता है। हमने दो एक्स्ट्रा वेरिएबल भी नहीं डिक्लेयर किए और दो लाइन का कोड भी बच गया, इसलिए हम इस तरीके से टाइपकास्टिंग इनपुट के साथ करते हैं। सर यहाँ एक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ हम मान के बैठे हैं कि यूजर जो है वो इंटीजर टाइप का वैल्यू को पास करेगा जब भी उसे दिखेगा, ठीक है, कि एंटर करो। हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि यूजर जो भी इनपुट दे एज वो इंटीजर दे या फ्लोट दे, उस हिसाब से डिफॉल्ट मतलब कुछ कंडीशन लगा के कि वो टाइप कास्ट हो के फिर वो वैल्यू प्रिंट करे? नहीं 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 नहीं। सो इसमें आशीष जी होता क्या है कि आपको प्रॉब्लम होगी आगे अपने प्रोग्राम को लिखने में। मेरा प्रोग्राम एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड यूजर, वहां मेरा एक्सपेक्टेशन है कि यूजर आईडी एंड ग्रुप आईडी मस्ट नीड टू बी इन इंटीजर टाइप। अब यूजर ने अगर मान लो उस जगह पे कुछ भी भेज दिया और मैं उसी को लेके आगे बढ़ लिया, वहां उसने एबीसी लिख के भेज दिया, अब यूजर आईडी ग्रुप आईडी एबीसी तो नहीं हो सकती ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सो द एक्सपेक्टेड वैल्यू ही मुझे चाहिए, ऐसा नहीं कि वहां यूजर कुछ भी लिख दे। अगर यूजर कुछ भी लिख दे तो फिर मैं वहां उसको एक एरर दूं। इसलिए मैं ऐसा प्रोग्राम कतई भी नहीं बनाऊंगा कि वो जो भी एंटर कर रहा है मैं उसी वैल्यू को लेके उसमें कैप कास्ट करके और आगे बढ़ जाऊं। सर यहाँ पे मेरा एक और कंसर्न है। सपोज मेरा एक फाइल है, ठीक है, वो एक्स सर्वर से आ रहा है, तो वहाँ पे कंडीशन ये है कि वो कभी कभी जो वो वैल्यू भेज रहा है वो इंटीजर टाइप भेज रहा है और कभी कभी वो फ्लोट टाइप भेज रहा है। तो मेरा ये है कि जब वो इंटीजर भेजे तो भी समेशन हो,
और फ्लोट भेजे तो भी वो सम में हो, उस केस में हम क्या करेंगे? तो हम इंटीजर ही रख सकते हैं ना, तो इंटीजर में कन्वर्ट होगा तो भी इंटीजर बनेगा, नॉन इंटीजर तो भी कन्वर्ट होगा तो भी इंटीजर बनेगा। फ्लोट में वो फ्लोट डेसिमल को वैल्यू फिर इंटीजर में, अगर वो फ्लोट वैल्यू फ्लोट टाइप में आ रही है तो कन्वर्ट हो जाएगी, अगर वो फ्लोट वैल्यू स्ट्रिंग टाइप में आ रही है तो कन्वर्ट नहीं होगी। यहाँ एक ऐसा फंक्शन होता है eval, जिससे आप किसी भी वैल्यू को उसके टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं वही चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, हम ऐसा करते नहीं है। अगर आप ऐसा करके चलेंगे तो आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि आपका प्रोग्राम कैसे काम करेगा, और अगर एक भी रॉन्ग वैल्यू आएगी वहीं आपका प्रोग्राम फेल हो जाएगा। तो मैं समझ रहा प्रिडिक्शन सर, बहुत आप जो, जरूरी है। हाँ आप जो कह रहे हो मैं समझ रहा, लेकिन हाँ, इंटीजर और बूलियन को लेके तो हम ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे ना कि जो वैल्यू आई है एटलीस्ट एक वैल्यू फ्लोट है और दूसरी वैल्यू इंटीजर है। अभी लेकिन इंटीजर में ये आया ये, हम्म, अगर ये 34.8 है तो ये फ्लोट टाइप में आया, हम्म, अगर ये बूलियन है तो बूलियन टाइप में आ जाएगा। है तो सही, लेकिन मैंने आज तक प्रोडक्शन में इसका यूज नहीं किया। मैं अगर इसका यूज करूंगा तो अगर कुछ भी गलत आएगा मेरा प्रोग्राम वहीं फेल हो जाएगा। नहीं सर, लेकिन टाइप कास्ट तो फ्लोट कर सकते हैं ना, हम इंटीजर की जगह फ्लोट ले लेंगे, तो अगर इंटीजर वैल्यू भी देगा तब भी ऐड हो जाएगा, फ्लोट होगा नहीं तब नहीं भी ऐड हो नहीं, जाएगा ऊपर। स्ट्रिंग में अगर वैल्यू आ रही है तो स्ट्रिंग वैल्यू, अगर स्ट्रिंग में फ्लोट है 34.5 इज एन स्ट्रिंग, इसको इंटीजर में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। अभी बताया ना 2 मिनट पहले ही, ऐसी किसी भी वैल्यू को आप इंटीजर में टाइप कास्ट नहीं कर सकते जिसमें कोई सिंबल है या कोई डिजिट है। इसे फ्लोट में तो कन्वर्ट किया जा सकता है लेकिन इंटीजर में नहीं। हाँ, यहाँ तुम ये कर नहीं सकते हो आप, कि सबको फ्लोट में कन्वर्ट कर लो, तो हाँ अगर ये करेक्ट वही। फ्लोट है तो फ्लोट में चली जाएगी, और अगर ये इंटीजर है तब भी ये 34.0 हो जाएगा। आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू मेक मच चेंजेस, तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हो। टोटली डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट, आप हाँ कैसे लेना चाहते हैं। ये आई थिंक बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। थैंक यू सर, ठीक है, थैंक यू वेरी। या तो हमने ये वाला प्रोग्राम सॉल्व किया। अब हम वापस आते हैं टाइप कास्टिंग पे। हमने इंटीजर की टाइप कास्टिंग अभी पढ़ी है, अब इसी तरीके से हम फ्लोट की टाइप कास्टिंग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं फ्लोट फंक्शन में एक इंटीजर वैल्यू पास करूंगा, अभी आपने देख ही लिया हमें क्या रिटर्न करेगा, 23.0। सेकंड यूज केस, अगर मैं फ्लोट में एक बूलियन वैल्यू पास करूंगा, अगर ट्रू है तो 1.0, अगर फॉल्स है तो 0.0। तीसरा यूज केस, अगर फ्लोट में मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करूंगा तो ये मुझे इसे फ्लोट में कन्वर्ट करके देगा 34.5। यहाँ आप याद रखेंगे सिर्फ डॉट अलाउड होता है, और वो भी एक प्रॉपर फ्लोट टाइप में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 34.5.6.7 फिर तो वो फ्लोट में कन्वर्ट, जैसे हमने कल समझा था, नहीं कन्वर्ट हो सकती। यहाँ भी अगर कोई सिंबल है या करेक्टर है तो वो फ्लोट टाइप में कन्वर्ट नहीं होगी, जैसे लिखा है $34.5 या लिखा है 34.5a, सच टाइप ऑफ वैल्यू विल नॉट बी टाइप कास्टेड। तो यहाँ भी हम ये रूल ध्यान रखेंगे। फोर्थ रूल है, कॉम्प्लेक्स के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर भी फ्लोट में टाइप कास्ट नहीं होते हैं, यहाँ भी हमें एरर आएगी। तो हम इंटीजर को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्लोट में, बूलियन को कर सकते हैं, और जो फ्लोट वैल्यू स्ट्रिंग में है उसे फ्लोट टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे लिए बूलियन। बूलियन का यूज केस थोड़ा सा अलग है बाकी सबसे। तो अगर आप इसको इंटीजर के लिए समझते हैं तो बूलियन कहता है इंटीजर के लिए कि इफ द नंबर इज 0 then only will return false, except हर यूज केस में वो ट्रू ही रिटर्न करता है। if the number is 0 then false, otherwise true, ऐसे याद रख लें आप इसको। तो अगर बूलियन फंक्शन में हम इंटीजर वैल्यू 0 पास करेंगे तो फॉल्स रिटर्न करेगा, लेकिन एक्सेप्ट 0 में कोई भी नंबर पास करूंगा ये मुझे हमेशा ट्रू ही रिटर्न करेगा। अब चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू हो चाहे वो नेगेटिव वैल्यू हो, सिर्फ 0 के केस में ही फॉल्स रिटर्न होगा। सो इफ द नंबर इज 0 देन फॉल्स, अदरवाइज इट विल बी ऑलवेज ट्रू। सेम अगर इसके अंदर बूलियन के अगर फ्लोट वैल्यू पास करे तो भी जीरो ही मतलब तो फिर फ्लोट का यूज कैसे समझते हैं? जैकेट खोलती है नानी।
तो फ्लोट में ये कहता है कि अगर आपका नंबर 0.0 है तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, बाकी के हर यूज केस में ये आपको ट्रू ही रिटर्न करेगा. सो इफ द नंबर इज 0.0 विल रिटर्न फॉल्स. इफ द नंबर इज इवन 0.00001 देन आल्सो इट विल रिटर्न ट्रू. अब अगर ये नेगेटिव भी होगा तब भी ट्रू है. तो सिर्फ फॉल्स वाला यूज केस याद रखना है. हटाओ ना स्वेटर, हाथ धो मल के अपना हटाओ. अंकिता म्यूट कर लो, आपके पीछे से थोड़ी सी आवाज आ रही है. अगर हम बात करें स्ट्रिंग की, तो बूलियन कहता है स्ट्रिंग के लिए इफ योर स्ट्रिंग इज एम्प्टी स्ट्रिंग. देखो एम्प्टी स्ट्रिंग किसको बोलते हैं पाइथन में? एम्प्टी स्ट्रिंग उसको बोलते हैं जिसमें कोटेशन मार्क्स स्टार्ट हुआ और क्लोज हो गया, इवन उसके बीच में स्पेस भी नहीं है. अगर एक स्पेस भी है तो भी वो एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होगी. स्पेस को भी हम प्रोग्रामिंग में एक करेक्टर मान के चलते हैं. अगर आप लेंथ ऑफ एक्स देखेंगे विल नॉट बी 0, द लेंथ ऑफ एक्स विल बी 1. 0 लेंथ का मतलब है कि आपकी स्ट्रिंग एम्प्टी है, मतलब उसके बीच में कुछ भी नहीं है. तो वो कह रहा है अगर आपकी स्ट्रिंग एम्प्टी है तो मैं आपको फॉल्स रिटर्न करूंगा. बाकी कुछ भी है तो true। बाकी कुछ भी, अगर स्पेस भी होगा, ए भी लिखा होगा, जेड भी, वो चेक ही नहीं कर रहा उसमें क्या लिखा है. वो बस लेंथ चेक कर रहा है. अगर लेंथ स्ट्रिंग की 0 है तो फॉल्स, अगर लेंथ 0 नहीं है तो ट्रू. बस लेंथ चेक कर रहा है. वो नहीं चेक कर रहा आपने उसके अंदर अमित लिखा है, दीपक लिखा है, ट्रू लिखा है, फॉल्स लिखा है, क्या लिखा है. उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. उसे फर्क पड़ता है सिर्फ स्ट्रिंग की लेंथ से. अगर लेंथ 0 है तो फॉल्स है, और अगर लेंथ 0 नहीं है तो फिर ट्रू है. कॉम्प्लेक्स के लिए एरर देगा। नहीं, कॉम्प्लेक्स को ये कन्वर्ट करता है. तो ये क्या कहता है कॉम्प्लेक्स के लिए कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 0 + 0j है तो इसे सिर्फ 0j भी लिख सकते हैं हम लोग. तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करके देगा. बाकी सब यूज केस में ये आपको ट्रू देता है. बूलियन में अगर मैं लिखता हूं 0 + 0j तो आप देखेंगे फॉल्स आया, लेकिन अगर मैंने लिखा 1 + 0j तो आप देखेंगे ट्रू आया. तो वैसे अगर आप इन चारों यूज केस को देखोगे ना ध्यान से, तो 0, 0.0, 0 लेंथ, 0 + 0j, देख रहे हो 0 0 0, इस सब पे फॉल्स है. जहां 0 नहीं है वहां सब जगह ट्रू है. कितना आसान है याद रखना. ऐसे याद रख सकते हो आप इसको. स्ट्रिंग एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें हर वैल्यू को टाइपकास्ट किया जा सकता है, हर वैल्यू को. क्योंकि कोटेशन मार्क्स के अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं. अगर मैं 23 पास करूंगा वो एज इट इज उठाएगा और कोटेशन मार्क्स में क्लोज कर देगा. मैं 23.9 पास करूंगा वो एज इट इज उठाएगा और कोटेशन मार्क्स में क्लोज कर देगा. मैं फॉल्स पास करूंगा वो उसको एज इट इज उठाएगा और कोटेशन मार्क्स में क्लोज कर देगा. मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पास करूंगा वो उसको एज इट इज उठाएगा और कोटेशन मार्क्स में क्लोज कर देगा. क्योंकि कोटेशन मार्क्स के अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं. तो हर वैल्यू को स्ट्रिंग में टाइपकास्ट किया जा सकता है. ऑल्दो हम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं यूज करने वाले, बट फिर भी इसकी भी टाइपकास्टिंग होती है. कॉम्प्लेक्स की टाइपकास्टिंग के दो फंक्शन है. पहला कॉम्प्लेक्स जहां आप सिर्फ एक वैल्यू पास करते हैं तो वो रियल होती है. तो इक्वेशन बनती है आपकी रियल + 0j. इमेजिनरी की जगह पे वो अपनी तरफ से 0 रख देता है. दूसरी कॉम्प्लेक्स की फॉर्म होती है जहां आप रियल भी पास करते हैं और इमेजिनरी भी पास करते हैं. तब इक्वेशन बनती है आपकी रियल + इमेजिनरी j. तो अगर आप देखेंगे वही एक ही फंक्शन है ये. तो जब मैंने सिर्फ 3 पास किया तो इक्वेशन बनी 3 + 0j. जैसे ही मैंने पास किया 3, 6.9, तो अब दो वैल्यूज हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी 3 + 6.9j. ये सारे डेटा टाइप्स की टाइपकास्टिंग है. सो आई बिलीव मैंने हर एक सिनेरियो, हर एक डेटा टाइप के रेस्पेक्टिव में कवर किया है. आपको चीजें क्लियर होंगी, लेकिन कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आज या आने वाले सेशन में कभी भी हम डिस्कस कर सकते हैं. यहाँ हमारी प्री रिक्विजिट कंप्लीट हो जाती है. ये सब अभी तक प्री रिक्विजिट में था. हम वो लिस्ट वगैरह पढ़ने वाले थे ना। नहीं, आज नहीं, मैंने अगले अच्छा। वीकेंड के लिए बोला था. ओके।
क्योंकि लिस्ट वगैरह के लिए हमें कुछ लॉजिक्स लिखने पड़ेंगे, कुछ प्रोग्राम्स भी बनाने पड़ेंगे जब हम वहाँ पे मेथड्स पढ़ेंगे तो, और उन लॉजिक्स को बनाने के लिए हमें इफ की ज़रूरत पड़ेगी, एल्स की ज़रूरत पड़ेगी, फॉर लूप की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उससे पहले हमें इफ एल्स आना चाहिए और फॉर लूप भी आना चाहिए, और अभी हमें ये दोनों चीज़ें नहीं आती हैं। तो हम लिस्ट अगर पढ़ेंगे भी तो हम उसको 100% नहीं पढ़ पाएंगे। इसका बेहतर है कि हम पहले इफ एल्स और लूप पढ़ें फिर लिस्ट पढ़ें। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास में इफ एंड एल्स। ये डिसीजन लेने के लिए यूज होता है पूरे प्रोग्राम में। सबसे छोटा टूल है लेकिन सबसे ज्यादा यूज होता है। मैं आपको एक छोटी सी 2 मिनट लेके एक बात समझाता हूँ। अगर आप मेरी बात के पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो शायद उसका आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़ें तो आपको एक तो उसको रटना नहीं है, और एक दूसरा प्रोग्राम को नहीं रटना है, ना ही उस प्रोग्राम को उस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ एसोसिएट करके समझना है। आपको उसका सिंटेक्स समझना है। सिंटेक्स बहुत ज्यादा जरूरी है, मेन चीज। देखो, इफ एल्स दुनिया की हर एक प्रोग्रामिंग में होता है, चाहे वो सी हो, C++ हो, जावा हो, पर्ल हो, रूबी हो, बेस हो, कोई सी भी प्रोग्रामिंग हो, इफ एल्स आपको हर प्रोग्रामिंग में देखने को मिलेगा। और सेम ही तरीके से होता है हर प्रोग्रामिंग में, सिर्फ सिंटेक्स बदल जाता है। एक प्रोग्राम को आप उसी लॉजिक को सी में भी लिख सकते हैं, C++ में भी, जावा में भी, पाइथन में भी, किसी भी प्रोग्रामिंग में, सिर्फ सिंटेक्स बदल जाता है। अगर आपको इफ एल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, पूरा क्लियरली कि इफ एल्स काम कैसे करता है, तो कल को आप दूसरी प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स समझ के उसे खुद से भी लिख सकते हैं। मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैंने जावा से स्टार्ट किया था। मुझे जावा प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से आती थी, तो मैंने कुछ टाइम जावा पढ़ाई भी थी। फिर मेरा इधर पाइथन की तरफ मूव होने का मन हुआ, इधर डेटा साइंस और इस मशीन लर्निंग और एआई की वजह से। लेकिन मैं उस टाइम पे बिल्कुल ब्लैंक था। जब आप एक किसी नई टेक्नोलॉजी पे जाते हैं और आप करियर के स्टार्टिंग में होते हैं, तो आपको उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता और चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। तो मेरे बहुत सारे कलीग्स ने मुझसे बोला, नहीं कर पाएगा, तुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। खैर, हालांकि उन कलीग्स को मैंने पाइथन बाद में पढ़ाया भी, लेकिन मैंने पाइथन की एक भी क्लास किसी से भी नहीं ली। आप बिलीव करें, मैं यहाँ अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि आप किस तरीके से स्टडी करो। आगे अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी तो आप खुद से पढ़ पाओगे, आपको किसी दूसरे की हेल्प की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यकीन मानिए, मैंने उसके बाद, उस दिन के बाद, मैंने जब से जावा पढ़ी, आज तक मैंने कभी भी किसी से कोई भी क्लास नहीं ली है। मैंने पाइथन पूरा सेल्फ स्टडी किया। मैंने बेस सेल्फ पढ़ा। बेस मैंने बहुत टाइम तक पढ़ाया है, बेस स्क्रिप्टिंग। फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरा प्योरली बेस पे काम नहीं है। जब मेरा जिस चीज पे प्योरली काम नहीं, मैं उसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो फिर डिस्ट्रैक्ट करता है माइंड को। मैंने वेब डेवलपमेंट पे भी बहुत टाइम काम पढ़ाया, जेंगो वगैरह, मैंने उसको भी छोड़ दिया क्योंकि मेरा वेब डेवलपमेंट का प्रोफाइल ही नहीं है। तो वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा था क्योंकि मेरा माइंड बहुत जगह पे स्प्लिट हो रहा था। तो फिर मैं दो ही चीजों को लेके आगे बढ़ा, पाइथन ऑटोमेशन, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, क्योंकि ये प्रोफाइल में मेरी में दोनों चीजें ही आती हैं और इन पे मैं डेली काम करता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ ऑटोमेशन भी होती है, एज ए पाइथन डेवलपर मुझे ऑटोमेशन के भी काम करने होते हैं और डेटा साइंस वगैरह के भी काम करने होते हैं। तो ये दोनों चीजों पे मैं हूँ, इसलिए मैं इन दोनों में ही रहता हूँ कि इधर उधर भटकोगे तो और ज्यादा आप डिस्ट्रैक्ट होगे। तो मैंने डेटा साइंस भी सेल्फ स्टडी किया, मशीन लर्निंग भी सेल्फ स्टडी किया, पूरा पाइथन मैंने सेल्फ स्टडी किया, और आज मैं काम कर रहा हूँ। और मैं कॉलेज में अपने में बहुत ज्यादा कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं था। मैं एक बहुत ही एवरेज नंबर से पास हुआ स्टूडेंट हूँ। और मैं भी बस उसी फिराक में और उसी जिद्दोजहद में रहता था कि बस पास हो जाऊं कैसे भी, घर मार नहीं पड़े, बस इसी में रहता था। तो मेरा सिर्फ आपको समझाने का इस पूरी कहानी को ये है कि जो अब आप आगे पढ़ने वाले हैं, ये तो प्री रिक्विजिट था,
उसमें आप मेन फोकस करें सिंटेक्स को, इसका कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्यों यूज होता है, हमारे पास ये टॉपिक क्यों है, इसे कैसे यूज करते हैं, वो सब सिंटेक्स के बारे में आपको समझना है। वो आपको जितना अच्छे से समझ में आएगा, बिलीव मी, आपको पाइथन भी उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। ये जो पढ़ रहे हैं अब हम आज से जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो हमारा बेसिक है। बेसिक जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, हमारा बेस उतना ही स्ट्रांग होगा। हमारा बेस जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, हमारा आगे का एडवांस पाइथन भी उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि आप आगे जितना भी पढ़ेंगे उस हर जगह पे ये सब कुछ यूज होगा, पर डे लाइफ में, पर हर प्रोग्राम में यूज होगा। तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। चलो अब वापस आते हैं इफ एल्स पे। तो इफ एल्स से पढ़ ले, यहाँ पे एक पाइथन का सिंटेक्स आता है, उसे हम बोलते हैं इंडेंटेशन। आप में से किसी ने पूछा भी था कि पाइथन प्रोग्राम बनाते टाइम हमें इंडेंटेशन का ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये इंडेंटेशन है क्या और ये कैसे काम करता है? तो आप सोच के देखो एक बार कि मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूं। मैंने एक प्रोग्राम लिखा, इफ सपोज 4 इज ग्रेटर देन 5। मेरे पास कुछ लाइन का कोड है, सपोज करते हैं ये लाइन 1 है, ऐसे मल्टीपल लाइंस का कोड है। तो मैं प्रिंट प्रिंट लगा देता हूं। ये लाइन 2 है, ये लाइन 3, ये लाइन 4, ये लाइन 5, ये लाइन 6, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। तो इफ एल्स में हम क्या करते हैं कि भाई अगर हमारी कंडीशन सही होगी तो ये हम 2 लाइन का कोड एग्जीक्यूट करेंगे या 3 लाइन का। अगर गलत होगी तो फिर हम ये बाकी का 2 या 3 लाइन का कोड एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं कह रहा हूं जब ये कंडीशन सही होगी देन लाइन 1 और 2 विल एग्जीक्यूट। अगर कंडीशन गलत होगी तो फिर हम लाइन 3, 4, 5 एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन लाइन नंबर 6, 7, 8 का इफ एल्स से कोई रिलेशन नहीं है। चाहे आपकी कंडीशन गलत हो, चाहे आपकी कंडीशन सही हो, लाइन नंबर 6, 7, 8 हमेशा चलना चाहिए। भाई आपके प्रोग्राम में ऐसा भी तो कोड होगा ना जो आप कंडीशन के बेसिस पे नहीं चलाना चाहते। कुछ ऐसा कोड होगा जो आप कंडीशन के बेसिस पे चलाना चाहते हैं, कुछ ऐसा कोड होगा जो आप कंडीशन के बेसिस पे नहीं चलाना चाहते। आप चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, ये तो मुझे करना ही करना है। उन्हीं में से लाइन नंबर 6, 7, 8 है जो मैं किसी कंडीशन के बेसिस पे नहीं चलाना चाहता। अब पॉइंट क्या है यहाँ पे? पॉइंट ये है कि ये कैसे जस्टिफाई होगा कि लाइन नंबर 3, 4, 5 एल्स के अंदर आता है और लाइन नंबर 6, 7, 8 एल्स के अंदर नहीं आता। ये कैसे जस्टिफाई आप करोगे? तो आप देखते हो बहुत सारी प्रोग्रामिंग में आपको ये कर्ली ब्रेसेस देखने को मिलते हैं, और इस कर्ली ब्रेसेस से साफ साफ पता चल जाता है कि यहां से ब्लॉक स्टार्ट हुआ और यहां आपका ब्लॉक एंड हो गया। अब जब ब्लॉक एंड होने के बाद जो भी लाइन ऑफ कोड लिखा होगा वो एल्स के बाहर है, क्लियरली पता चल रहा है। इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग में जहां आपको कर्ली ब्रेसेस नहीं देखने को मिलेगा, वहां आपको ये बिगिन और एंड देखने को मिल जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई यहां से ब्लॉक स्टार्ट हुआ और यहां पे एंड हो गया। जहां बिगिन और एंड नहीं देखने को मिलेगा, वहां आपको देन और एफ आई, जैसे अगर हम बेस की बात करें तो वहां देन और एफ आई करके रहता है हमारे पास, तो भी पता चल जाएगा। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं पाइथन में ना तो करली ब्रेसेस है, ना बिगिन और एंड है, ना देन और एफ आई है, तो फिर कैसे जस्टिफाई होगा लाइन नंबर 6, 7, 8 इज आउटसाइड एल्स एंड लाइन नंबर 3, 4, 5 इज इनसाइड एल्स ब्लॉक? यही जस्टिफाई करने के लिए कि कौन सी लाइन ब्लॉक के अंदर है और कौन सी लाइन ब्लॉक के बाहर है, यही जस्टिफाई करने के लिए पाइथन में एक स्टाइल फॉलो होती है, उसे हम बोलते हैं इंडेंटेशन स्टाइल। ये पाइथन का सिंटेक्स है। अगर आप इसको फिर से फॉलो नहीं करोगे तो आपको एरर आएगी। तो इंडेंटेशन क्या कहता है? सबसे पहले तो पाइथन में जब भी कोई ब्लॉक स्टार्ट होगा वो कॉलन से स्टार्ट होगा। अच्छा, ये क्या स्पेस हमको देना चाहिए? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगर आप रखना चाहते हैं रखो, नहीं रखना चाहते हैं मत रखो। अगर आप 10 स्पेस देना चाहते हैं तो भी रखो, कोई इश्यू नहीं है। पाइथन में इन स्पेसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लाइन नंबर और 1 और 2 के स्टार्टिंग में हम स्पेस देंगे, मतलब इंडेंट देंगे। कितना इंडेंट देंगे? ऐसा कहीं नहीं लिखा कि एक इंडेंट देंगे या 2। लिखा क्या है? जितना भी इंडेंटेशन आप इस पहली लाइन के लिए फॉलो कर रहे हैं, उतना ही इंडेंटेशन आपको इस तीसरी लाइन के लिए, यानी कि दूसरी लाइन के लिए फॉलो करना है। यानी कि इस ब्लॉक में जितनी भी लाइन ऑफ कोड आप लिखेंगे, वो हर लाइन उतना ही इंडेंट फॉलो करेगी जितना आपने इस पहली लाइन के लिए लिया है।
हम यही एल्स के लिए भी करेंगे। तो मान लो मैंने एक एक स्पेस का इंडेंट दिया, तो आप देखेंगे कोई एरर नहीं है, प्रोग्राम आपका चल रहा है, कंडीशन आपकी फॉल्स है, इसलिए लाइन नंबर 3 चला, 4 चला, 5 चला, 6 7 8। लेकिन हम एक स्पेस का इंडेंट नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि जब हमारा कोड बहुत ज्यादा होता है, ये तो चलो अभी 2 या 3 लाइन है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका कोड बहुत ज्यादा होता है तो वो जो एक स्पेस और 2 स्पेस आप देते हैं उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। किसी लाइन में आप एक स्पेस दे पाते हैं, फिर किसी में 2, किसी में 3। और जब कोड ज्यादा होता है और जब आप नोटपैड एडिटर पे काम कर रहे होते हैं, आप सोचो टर्मिनल पे कोई एडिटर ही नहीं है, वहां पे आप काम कर रहे हैं, जहां आपको नोटिफाई ही नहीं हो रही कोई एरर, वहां उस एक सिंगल स्पेस को ढूंढना बड़ा मुश्किल चैलेंज होता है जब हम पुटी पे काम करते हैं। इसलिए एक स्पेस या 2 स्पेस के फंडा को खत्म करके हम सीधा क्या यूज करते हैं, टैब स्पेस यूज करते हैं, ताकि हर लाइन के बिगनिंग में इक्वल नंबर ऑफ स्पेस आ सके। अगर आप किसी एडिटर में हैं तो जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करोगे वो ऑटोमेटिकली आपको इंडेंट में लेके आएगा, आपको इसका ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपको नहीं ध्यान रखना कि मुझे कितना स्पेस देना है, कितना स्पेस नहीं देना। जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करोगे वो ऑटोमेटिकली उसके इंडेंट में आ जाएगा। लेकिन तब की बात है जब हम नोटपैड वगैरह पे काम करें, तो वहां टैब स्पेस मुझे देके चलना है। हर लाइन में इक्वल स्पेस आए इसके लिए मैं टैब स्पेस यूज करूंगा, ना कि एक स्पेस और 2 स्पेस यूज करूंगा लाइन के बिगनिंग में। बस रूल क्या याद रखना है? रूल इतना याद रखना है कि हर ब्लॉक का जो भी पहली लाइन का इंडेंट होगा, हर लाइन को वही इंडेंट फॉलो करना है। अगर एक भी लाइन में एक्स्ट्रा स्पेस हुआ या कम स्पेस हुआ, देन दिस इज गोइंग टू बी इंडेंटेशन एरर। एंड अगर ये एक इंडेंटेशन एरर है तो फिर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। प्रोग्राम तभी एग्जीक्यूट होगा जब हर लाइन हर ब्लॉक में सेम इंडेंट फॉलो करेगी। एंड ब्लॉक वाइज इंडेंटेशन होती है, इफ का इंडेंटेशन अलग हो सकता है और एल्स का इंडेंटेशन अलग हो सकता है। हालांकि हम ऐसा करते नहीं है, सेम इंडेंट रखते हैं, बट इफ का इंडेंटेशन अलग हो सकता है और एल्स का अलग हो सकता है। तो जो लाइन इंडेंट फॉलो कर रही है वो एल्स के अंदर आती है, और जो लाइन इंडेंट के बाहर है यानी कि लाइन के बिगनिंग से है, वहां पे अब पता चलता है कि लाइन नंबर 6 7 8 एल्स के बाहर आता है। तो अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो लाइन नंबर 1 और 2 चलेगा, 3 4 5 नहीं चलेगा, देन 6 7 8 चलेगा। एंड इस तरीके से हम जस्टिफाई करते हैं कि कौन सी लाइन ब्लॉक के अंदर है और कौन सी लाइन ब्लॉक के बाहर है। सुब्रत कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? निशान मैं ये बोल रहा था कि इसमें आप एल्स में आप 2 टैब दे सकते थे, एक बार 2 टैब अभी दिया तो दीजिएगा। था मैंने एल्स में। नहीं, एक बार मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ, 2 टैब दीजिए एक बार और। हाँ, और नीचे अभी नीचे 11 12 13 में एक एक टैब दीजिए, नहीं तो होगा ना देखना वो, सर। नहीं, जो अच्छा, एरर देगा एग्जीक्यूटिव। ना। जो लाइन इंडेंट के बाहर है उसमें आप एक सिंगल स्पेस भी नहीं दे सकते, टैब स्पेस तो बहुत दूर की बात रही। नाउ दिस इज थिंकिंग कि भैया ये किसी के इंडेंट में आता है। अब ये प्रॉपरली एल्स के इंडेंट में तो है नहीं और ना ही ये इंडेंट के बाहर है। मैं मेरा कंडीशन वो था कि हाँ, इफ मैं तो ये ऐसा तो नहीं कंडीशन नहीं, अप्लाई कर दूं। नहीं, ठीक है, ठीक वो तो ब्लॉक यहीं खत्म हो है। गया ना, इफ वाला तो एल्स पे ही, तो इफ का ब्लॉक तो रहा ही नहीं अभी। अब देखो एक और चीज, अब आपका क्वेश्चन में है, अभी लाइन नंबर 6 को लिखने के बाद अगर तुम फिर से 2 टैब स्पेस देते हो, तब सोचो क्या लाइन नंबर 7 एल्स में आएगी? बताओ, क्या लाइन नंबर 7 एल्स के अंदर आती है अब? अरे नहीं आती भाई। नहीं आएगी, एरर लाइन आएगा नंबर सिंटेक्स 6 में। पे ही आपका ब्लॉक एंड हो गया। जब आप कोई भी लाइन फ्रेश से लिखेंगे स्टार्टिंग से, आपका ब्लॉक वहीं एंड हो गया। अब आप उसके लिए जब तक कोई नया ब्लॉक नहीं है तब तक इंडेंटेशन नहीं रख सकते। लाइन बस नंबर ये भी तो 7 के लिए सिंटेक्स हमको एरर एरर ही शो आएगी, करेगा ना। एरर देगा बिल्कुल। ठीक है, हम्म। तो दिस इज हाउ वी विल जस्टिफाई विच लाइन विल बी इनसाइड ब्लॉक एंड विच लाइन विल बी आउटसाइड ब्लॉक। इसमें हम और ज्यादा जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही समझ में आएगा। सो ये इंडेंटेशन वाला जो कंसेप्ट है ये केवल इफ एल्स के अंदर ही आता है या एवरी प्रोग्राम के, मतलब कोई भी कंडीशन हो, कोई भी फंक्शन हो लिखेंगे तो सभी में आएगा? कोई भी ब्लॉक। जहां भी हमें ब्लॉकिंग फॉलो करनी है अरविंद, जैसे कि फंक्शन में मैं चाहता हूं कौन सी लाइन फंक्शन के अंदर आती है, कौन सी लाइन फंक्शन के बाहर आती है, कौन सी लाइन लूप के अंदर आती है, कौन सी लाइन लूप के बाहर आती है। जहां भी ब्लॉकिंग सिस्टम होगा, यू वांट टू कीप सम लाइन इनसाइड द ब्लॉक, यू वांट टू कीप सम लाइन ओके, आउटसाइड द ब्लॉक,
वहां हर जगह पर हमको यही तरीका अपनाना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि कौन सी लाइन इस ब्लॉक के अंदर है और कौन सी लाइन ब्लॉक के बाहर है. सो इट इज नॉट स्पेसिफिक टू इफ एल्स, इट इज स्पेसिफिक टू ब्लॉकिंग सिस्टम. ठीक है एक सर. पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा, हाँ दिस इज अंडर दैट. ऑब्वियसली भाई कैसे भी तो बताना पड़ेगा ना कि ये लूप राइट के अंदर राइट. आती है, ये लूप के बाहर आती है, नहीं तो फिर तो पूरा ही कोड एक लूप होता रहेगा. कुछ लाइन लूप के बाहर होती हैं, कुछ लाइन लूप के अंदर होती हैं. राइट राइट. ओके. तो हमारा इंडेंटेशन क्लियर है. लेट्स टेक द सिंटेक्स ऑफ इफ एंड एल्स. इफ का सबसे पहला सिंटेक्स होता है इफ कंडीशन. कंडीशन को पैरेंथेसिस में रखना पाइथन में मैंडेटरी नहीं है. ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है. आप इसे पैरेंथेसिस में रखना चाहते हैं रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते हैं नहीं भी रख सकते हैं. बोथ विल बी एक्सेप्टेबल. ब्लॉक स्टार्ट करने के लिए कॉलम्स लगाते हैं. यहाँ जो भी कोड आप लिखोगे वो तब एग्जीक्यूट होगा जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी. और जरूरी नहीं है कि हम इफ के साथ एल्स लगाएं ही लगाएं. एल्स ब्लॉक एक ऑप्शनल ब्लॉक होता है. मान लो मैं कुछ फॉल्स कंडीशन होने पे एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता तो मैं एल्स ब्लॉक को स्किप कर सकता हूं. लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मुझे एल्स ब्लॉक यानी कि कंडीशन के फॉल्स होने पे भी कुछ कोड एग्जीक्यूट करना है तो फिर मैं इसमें एल्स ब्लॉक ऐड करूंगा. तो पहला सिंटेक्स है इफ का जिसमें एल्स नहीं है. दूसरा सिंटेक्स है जिसमें इफ है, सॉरी एल्स है. और ये वाला कोड तब एग्जीक्यूट होगा जब आपकी कंडीशन फॉल्स होगी. Let's take one example. Please focus on syntax part, not on the program. Program is just to, क्योंकि मैं अभी एकदम रियल टाइम एग्जांपल हम अभी नहीं ले सकते क्योंकि हमारे तो अभी स्टार्ट ही किया है, हमें बहुत कुछ पढ़ना बाकी है. तो हम ऐसा ही प्रोग्राम ले सकते हैं जिससे हमें सिंटैक्स समझ में आए. तो सपोज मैंने यूजर से एक एज मांगी, मैं इसको इंटीजर में कास्ट करता हूं. Then if the age is greater than 18, then suppose I am just printing the person is a valid person. मैंने else नहीं लगाया यहाँ पे इस प्रोग्राम में. तो मैंने रन किया, मैंने 23 एंटर किया. 23 is greater than 18, condition will be true and I will get the output as valid. दोबारा से अगर मैंने इस प्रोग्राम को रन किया और इस बार अगर मैंने 12 एंटर किया, now the 12 is not greater than 18, the condition is false. अब फॉल्स पे चलता है एज ब्लॉक, हमने तो एज दिया ही नहीं है, इसलिए कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. बाकी का और कुछ कोड है ही नहीं. अगर कुछ और कोड होता तो वो एग्जीक्यूट होता फर्दर, लेकिन इसमें आगे कोई और कोड नहीं है. इसमें अगर मुझे एज ब्लॉक ऐड करना है, मैंने कहा जब कंडीशन फॉल्स हो तब भी कोई टास्क एग्जीक्यूट हो, तब फिर मैं यहाँ एज ब्लॉक ऐड करूंगा. एंड हियर आई एम सेइंग नॉट वैलिड. मैंने रन किया प्रोग्राम को, अगर मैंने एंटर किया 34 is greater than 18, condition will be true. If the condition is true, the first part will execute and I will get the output as, sorry, as valid. दोबारा से मैंने रन किया. इस बार अगर मैंने 10 एंटर किया, 10 is not greater than 18, the else part will execute and we will get the output as not valid. Let's take one more example. मैंने यूजर से एक नंबर मांगा है x और एक और मांगा है y. ठीक है. एंड देन मैंने लिखा है if the value of x is greater than y, that does mean the x is greater. Then I'm saying x is greater. And if x is not greater, then obviously y is greater. तो फिर मैं डायरेक्टली प्रिंट कर रहा हूं else में y is greater. भाई अब एक बड़ा नहीं है तो फिर दूसरा बड़ा, दूसरे को थोड़ी चेक करवाने की जरूरत है. तो मैंने रन किया और मैंने एंटर किया यहाँ पे 3 and 9.
The value of x is 3 and the value of y is 9. Now this condition will be checked. Is 3 greater than y? No, 3 is not greater than y. Your condition is false. When your condition will be false, the else part will execute and you will get the output as y is greater. लेकिन सोचो एक सेकंड के लिए, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं और मैं एंटर करता हूं 5 और 5, अब x की भी वैल्यू 5 है और y की भी वैल्यू 5 है। अगर मैं इसे रन करता हूं तो क्या आउटपुट आएगा? x इज ग्रेटर, y इज ग्रेटर, या कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा? y इज ग्रेटर आएगा ना। कोई और? और कुछ भी नहीं आएगा सर, क्योंकि ये आउटपुट नहीं आया कंडीशन कुछ भी। सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। कुछ नहीं आना चाहिए सर, बिकॉज बोथ आर सेम। क्योंकि वो कंडीशन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर y is लिखेंगे greater इज 5 ग्रेटर देन 5, तो क्या ये कंडीशन सही है या गलत है? गलत है ना कंडीशन, 5 इज नॉट ग्रेटर देन गलत है। 5। वी आर नॉट चेकिंग कि भाई हम मानते हैं ये स्टेटमेंट गलत है, y इज नॉट ग्रेटर, लेकिन हम तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं ना सर। सो कंडीशन चेक होगी, इज 5 ग्रेटर देन 5, कंडीशन इज फॉल्स। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो सही या गलत। y is greater। तीसरी कोई पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है। सही होगी तो x इज ग्रेटर आउटपुट आएगा, गलत होगी तो y इज ग्रेटर। हालांकि y इज ग्रेटर इज नॉट सही आउटपुट, मुझे प्रोग्राम को मॉडिफाई करना पड़ेगा, मैं मॉडिफाई करूंगा, बट हम ये नहीं कहेंगे कि कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। आउटपुट तो सर जरूर आएगा, क्योंकि दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो सही है कंडीशन या गलत है कंडीशन। सही होगी तो इफ चलेगा, गलत होगी तो एल्स चलेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि कुछ भी नहीं चलेगा। ये हाँ, ऐसे कैसे दे सकते हैं सर? क्योंकि क्यों जब नहीं देगा? दोनों सेम हैं तो ये सिर्फ y को इंडिकेट कैसे कर रहा अरे है? वहां मैसेज पे क्या लिखा है उसको छोड़ दो, यहाँ लिख दो तुम अपना नाम, तो तुम्हारा नाम प्रिंट हो ओके, जाएगा। गॉट इट गॉट इट। पहला कंडीशन नहीं मैच हुआ तो दूसरे पे दूसरा आएगा। एल्स ही चलेगा। भाई यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने लिखा हेलो दिल्ली, तो हेलो दिल्ली प्रिंट हो जाएगा। गॉट इट। सेकंड लॉजिक को चेक ही नहीं कर रहा, उससे बिल्कुल। कोई फर्क प्रिंट नहीं कर पड़ रहा रहा। मैंने एंटर किया 4 and 4 तो आया हेलो दिल्ली। आप यहाँ क्या लिख रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। बात बस इतनी सी है कि अगर कंडीशन सही है तो ट्रू चलता है, गलत है तो एल्स चलता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। और तीसरी कोई कंडीशन होती ही नहीं है। कंडीशन में दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, सही और गलत। तो अब हमें अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई करना है उस सिनेरियो के लिए, अगर कोई यूजर दोनों इक्वल वैल्यूज डाले तो फिर हमारा प्रोग्राम उस केस में कैसे रिएक्ट करे। तो फिर मैं यहाँ नेस्टेड इफ एल्स यूज कर रहा हूं। इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। ये एक नया सिंटेक्स है। तो मैंने लिखा यहाँ पे इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, अगर इक्वल नहीं है एक्स वाई के, तो इसका मतलब या तो एक्स बड़ा है या वाई बड़ा है, तभी तो इक्वल नहीं है ना। तो फिर चेक करो कि भाई कौन सा बड़ा है। अब अगर एक्स बड़ा है तो प्रिंट करो एक्स इज ग्रेटर, और अगर वाई बड़ा है तो प्रिंट करो वाई। इंडेंटेशन पे ध्यान देना, इस इफ के अंदर ये पूरा का पूरा इफ एल्स है। आप ध्यान दो इंडेंटेशन पार्ट पे भी। और यहां एल्स में मैंने क्या लिख दिया, तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो फिर चेक करो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो एल्स में फिर डायरेक्टली प्रिंट कर दो बोथ आर इक्वल। तो अभी हम इसको रन करेंगे। मैंने एंटर किया, सपोज करो यहाँ पे 23 एंड देन 9, तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 23, द वैल्यू ऑफ वाई इज 9। मैं चेक कर रहा हूं क्या 23 इक्वल नहीं है 9 के? हाँ, इक्वल नहीं है। कंडीशन हमारी सही है। जब ये कंडीशन होगी श्री, तो इसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस कोड में सबसे पहले फिर से कंडीशन है, तो वो चेक कर रहा है क्या x की वैल्यू बड़ी है y से। हाँ, x की वैल्यू 23 है इसलिए वो बड़ी है, इसलिए आउटपुट आएगा x इज ग्रेटर, और आपका प्रोग्राम खत्म। अभी इसको अगर हम दोबारा से रन करें और एंटर करें 9 और 9, तो सबसे पहले चेक करेगा क्या 9 इक्वल नहीं है 9 के? नहीं, 9 तो 9 के इक्वल है। तो कंडीशन आपकी यहीं पे फॉल्स हो जाती है। और जब कंडीशन यहीं पे फॉल्स हो जाएगी तो सीधा जाएगा इस एल्स के पास, और आउटपुट क्या आएगा? बोथ आर इक्वल। यही सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि कंट्रोल कहां से कहां जा रहा है। ये वाली चीज आपको समझ में आ गई तो आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर है। इसको बोलते हैं ड्राई रन करना। मैं जब कॉलेज में था तब हमारे सर जब हमें पढ़ाते थे तो वो एक चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करते थे। वो कहते थे कि आप प्रोग्राम को ड्राई रन मतलब बगैर एग्जीक्यूट किए
ये डिसाइड करो कि प्रोग्राम का कंट्रोल कहां से कहां जाने वाला है। यहां से स्टार्ट करो लिखने से पहले, ताकि आपको ये समझ में आए कि प्रोग्राम का फ्लो कैसे चल रहा है। जब आप धीरे धीरे इस फ्लो को समझने लगेंगे तो फिर आप अपना खुद का फ्लो भी बनाने लगेंगे। तो हर प्रोग्राम जो हम लिखते हैं या जो लिखा हुआ है, आप उसको उठाइए और कोशिश करिए कि आप उसका फ्लो देख पाए कि बगैर एग्जीक्यूट किए, अच्छा मैंने ये वैल्यू एंटर की है तो कंडीशन सही होगी, गलत होगी तो क्या होगा, अच्छा इसके बाद यहाँ जाएगा, इफ में जाएगा या एल्स में जाएगा, फिर आगे क्या कोड एग्जीक्यूट होगा एंड क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा। दैट्स हाउ यू कैन ट्राई, और आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा इफ एल्स देखो आज तो कंप्लीट होगा नहीं, अभी इसमें बहुत सारे सिंटेक्स हैं, मुझे आधा घंटा और चाहिए इफ एल्स कंप्लीट करने के लिए, जो कि हमारे पास नहीं है। तो इससे बेहतर है कि हम इसको नेक्स्ट सैटरडे को स्टार्ट करें और कंप्लीट करें। मैं आपको क्वेश्चंस नेक्स्ट सैटरडे को ही दूंगा प्रैक्टिस के लिए, अभी आपको ज़रूरत नहीं है। अभी आप चिल करो आराम से। ज़्यादातर आप देखना चाहते हैं तो इंस्टॉलिंग पार्ट देख सकते हैं और टाइप कास्टिंग देख सकते हैं, बस। फिर प्रोग्राम बनाना वीडियोस वहाँ पे स्टोर नहीं है। है, बिल्कुल सर, क्या बात कर रहे हैं आप, मैंने क्या कह चेक रहे हो किया है, मैंने समीर, चेक क्या किया कह रहे वीडियो हो? अपलोड नहीं की है अभी तक, तो अरे तैयार क्या करूँ बात कर जस्ट। रहे हो मेरे भाई, डे 1 की वीडियो ये रही, ये रहा तुम्हारा बैच। ये देखो डे 1 की वीडियो, ये देखो डे 2 की वीडियो, ये देखो डे 2 का नोट्स जो कि डाउनलोड हो सकता है, वही फाइल जुपिटर नोटबुक। ये आज का डे 3 है, अब ये वीडियो कंप्लीट होगी तो फिर मैं इसको अपलोड करूंगा। है, आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू आता है ना तो आप एक बार, ऐसा कुछ नहीं है, कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। और सर वो बट जो मैंने बोला था कि अभी चेक किया नोटपैड सर, में तो है नहीं। डॉक्यूमेंट देंगे, कर दिए वो शेयर मैं लिंक? अपलोड कर दूंगा, उसकी आप चिंता मत करो। क्या कह रहे हो? निशान सर, मैं अभी इस पे यूआरएल पे ही हूँ, मैं इसे चेक नहीं कर पा रहा हूँ, शेयर करूँ स्क्रीन को? एक सेकंड, रिकॉर्डिंग बंद करने दो मुझे इसकी पहले।